हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया का टॉपिक 2 विच इज एपिग्राफी। सो जल्दी से सेशन को ज्वाइन इन कर लो। 1 मिनट विल बी वेटिंग एंड देन वी विल स्टार्ट। सो वी हैव सुनील वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो जब तक बाकी लोग आते हैं क्विक सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। 1 मिनट विल बी वेटिंग फॉर एवरीवन। सो वी हैव अपराजिता गुड इवनिंग। चलो, so we are going to start with epigraphy, all about inscriptions, all about शिलालेख, हर कुछ related to शिलालेख, a topic जिसे recently आपको दो previous years questions आए 2024 में। चलो, so we have नीरू good evening। Okay, जब तक बाकी लोग join in करते हैं, let's do a quick recap। So in the last class हमने किया था आर्कियोलॉजी, है ना? तो हमने किया था आर्कियोलॉजी क्या होता है, कलाकृति आर्टिफैक्ट क्या होता है, साइट्स कैसे हमें मिलते हैं, फिर हमने सारी चीजें स्पेसिफिकली पढ़ी। साइट्स मिलने के अलावा किस तरीके से हम साइट को इंटरप्रेट करते हैं, हमने बहुत सारे टर्म्स देखे, हमने बहुत सारा तरीका देखा जिससे हम स्पेसिफिकली एंशिएंट ऑब्जेक्ट को डेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने की। फिर हमने ये भी देखा पुरातत्व सोर्सेस जनरली हिस्ट्री पढ़ने में हमारी मदद कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास की। लास्ट क्लास में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी हमने अभी 1 बजे पढ़ा था, एवरीथिंग इज क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया? आर यू क्लियर कि आपको कैसे पढ़ना है? कोई भी दिक्कत है ये क्लास में जो हमने अभी की है? चलो, सो जानकी, वर्षा, यश, यस, शिलालेख वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दिस इज क्लियर। रिमेंबर, ये टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जनरली पेपर में आ सकता है। बहुत ज्यादा हमें रट्टा नहीं मारना है, डोंट हैव टू लर्न वर्ड टू वर्ड, रट्टा नहीं मारना है। सिंपल टर्म्स वगैरह हमारे हाथ में होने चाहिए, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस जानकी, यूट्यूब क्वेश्चन सेशन इज पार्ट ऑफ अ प्रिपरेशन, एक बार में सब याद नहीं होगा। जानकी, जब हम तैयारी करते हैं YouTube सेशंस गिव यू दैट देखो, क्योंकि क्लास में हमने ये सारा टॉपिक आज खत्म किया। अब नेक्स्ट क्लास में अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम कितना क्वेश्चन कर पाएंगे? 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम। सो YouTube इज दैट डोमेन जहां पे मैं यूजुअली क्वेश्चंस करती हूँ। तुम देखो, वो कंपलसरी नहीं, कंपलसरी तो कुछ भी नहीं है, बट मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि जब आपके पास टाइम है और आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, आपको पिछले के YouTube नहीं देखने। ठीक है, अगर आप अभी जून वाले की तैयारी कर रहे हो तो आइडियली जो जनवरी से, आप जैसे ये वाला वीक तो एग्जाम है, 10th को एग्जाम है, 10th के बाद से जो सेशंस होंगे ना, वो सारे सेशंस हम जून ओरिएंटेशन से करेंगे। तो आपको प्रीवियस यूट्यूब सेशन जरूरी नहीं है देखना, आपके पास कभी टाइम है तो उसमें ऑलरेडी सेशंस हैं जो है। बट फ्रेश के लिए, जैसे अगर आप अभी शुरू कर रहे हो फ्रेश, तो आप क्या करोगे, जब 10th के बाद जो भी हम, जैसे अभी तो क्योंकि मैराथन चल रहा है, ऑब्वियसली आप नया पढ़ रहे हो, तो जो फ्रेश यूट्यूब सेशंस होंगे 10th के बाद, दैट विल बी फॉर योर जून एग्जामिनेशन। तो आप वहां से सेशंस को फॉलो करो। अभी आपको मन है, आप कुछ और देखना चाहते हो, कुछ प्रीवियस ईयर्स हैं अभी के एग्जाम्स के, वो सब देख सकते हो। कंपलसरी कुछ भी नहीं है, बट हाँ आइडियली आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है, साइमल्टेनियसली आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, डे 1 से कॉन्फिडेंस आता रहेगा। एंड जब तक आप एग्जाम दोगे तब तक आपने बहुत लेवल के अलग अलग काइंड्स के प्रिलिमिनरी क्वेश्चन से लेके मुश्किल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे। तो अभी जब आप जून के लिए तैयारी कर रहे हो, आप 10th जनवरी के बाद से YouTube को फॉलो कर लेना, क्योंकि अभी मैराथन चल रहे हैं उसमें, अभी वाले एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, वहां से फिर आप अलाइन कर लो। YouTube सेशंस कब होते हैं? YouTube सेशंस हैपन ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को 5 बजे। ठीक है, सो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को 5 बजे YouTube होता है। ठीक है, ट्राई टू मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग से इन सेशंस के साथ अलाइंड हो, क्योंकि लास्ट में अगर हम एक दिन सोचेंगे सब कुछ कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो जो मैंने आपको 5-6 चीजें बताई है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि शुरुआत में हम उन 5 चीजों को अलाइन करके चल रहे हैं ना। अब आज की टॉपिक ना बहुत इंटरेस्टिंग है, टॉपिक है इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख। हम देखो आज ना एक चीज आप याद रखना, इंस्क्रिप्शंस हम पूरे हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो जब हम गुप्ता पहुंचेंगे, हम मौर्य पहुंचेंगे, हम पोस्ट गुप्ता पहुंचेंगे, शिलालेख और इंस्क्रिप्शंस पूरे हिस्ट्री का पार्ट है। तो हम इनको एक क्लास में कभी नहीं कर सकते। पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी आपको 2024 में यहां से 2 क्वेश्चन आए हैं, सीधे सीधे इस क्लास से 2 क्वेश्चंस। बट जब हम शिलालेख पढ़ते हैं तो हमारे पास आइडिया होना चाहिए कि शिलालेख होते क्या हैं,
किस टाइम पीरियड में शिलालेख में कौन कौन से लिपियां हैं, कौन कौन से स्क्रिप्ट दिखते हैं। जनरली कुछ बेसिक शिलालेख हो गए जो आर्ट के बारे में एविडेंस दे रहे हैं, म्यूजिक के बारे में दे रहे हैं, वो कौन है, शिलालेख में इंस्क्रिप्शंस में लिखने का तरीका क्या है, डेटिंग टेक्निक क्या है। तो आज हम ना बेसिक्स कवर करेंगे इंस्क्रिप्शंस का, ठीक है। और जनरली टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन 2024 का अभी जो री एग्जाम हुआ था उसमें स्ट्रेट अभी आपको वर्ड टू वर्ड यहां से क्वेश्चन निकला है, ठीक है। सो ये सारी चीजें करेंगे। अगेन कुछ एरियाज आपको समझ रहे हैं, कुछ थोड़ा सा लर्न करना है जो मैं आपको बताऊंगी, बट इसमें स्मार्टली आपको करना है, ये ना हो कि आप एक एक लाइन में फंसे हुए हो, ठीक है। दिस इज इंट्रोडक्शन। तो आज हम सिलेबस का जो बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन है इंस्क्रिप्शंस का वो कर लेंगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। आप फर्दर जब आप इंस्क्रिप्शंस करोगे तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि डोनेटिव क्या होता है, कोमेमोरेशन क्या होता है, एरा क्या होता है, तमिल ब्रह्मी क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज हम आज कवर कर लेंगे। तो कल को जब आप इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हो आपके बेसिक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, अब इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो जनरली आजकल 2 तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक हो गया कि इंस्क्रिप्शंस डायनेस्टी वाइज, ठीक है, जैसे गुप्ता के इंस्क्रिप्शंस आ गए, पोस्ट गुप्ता आ गया, किसी एक शिलालेख पे 5 लाइन आ गया। एक ऐसा आता है डायनेस्टी स्पेसिफिक, एक इंस्क्रिप्शन होता है जनरल जो अभी आपको आया। जनरली पेपर में आप देखोगे इंस्क्रिप्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक हो गया इंस्क्रिप्शन का जनरल वाला पार्ट जो इधर से हो गया, और आप देखोगे 2 क्वेश्चन ऐसे हो गया, तो गुप्ता से हो गया या तो स्पेशली पोस्ट गुप्ता से हो गया, या किसी एक इंस्क्रिप्शन पे 4 लाइन आ गया, इस तरीके से। तो 2 to 3 क्वेश्चन जनरली इंस्क्रिप्शन बेस्ड हमको मिल जाते हैं, बट इस बार 2 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे ओवरऑल इंस्क्रिप्शन रिलेटेड चीजों से निकला, ठीक है। तो चलो सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं, लेट अस स्टार्ट। दीक्षा, शालू, यूट्यूब क्लास कितने बजे से है? यूट्यूब क्लास हमारी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 5 बजे से है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, एवरीबॉडी इज हियर, शुरू करते हैं। देखो अब हमने लास्ट क्लास किया था पूरा तत्व सोर्स, हमने ये देखा था कि जो भी हमें पूरा तत्व सोर्स मिलता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलता है, हम उसको डेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमने अलग अलग तरीका देखा डेटिंग का, फिर हमने ये भी देखा कि अलग अलग तरीके ऑफ डेटिंग के साथ हमने ये भी देखा कि जब हमें कौन कौन से मटेरियल पे हम कौन कौन से टेक्निक यूज कर सकते हैं, हिस्ट्री के अलग अलग ब्रांचेस क्या है, किसका क्या मतलब है, कार्बन 14 डेटिंग क्या होती है, ये सब पढ़ा। अब हम यहां से शुरू करेंगे। वी आर गोइंग टू डू पूरा तत्व सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो आर्कियोलॉजी क्या होता है एवरीबॉडी, हमने दोपहर को किया था ना, जो भी मटेरियल रिमेन्स, जो भी हमें कुछ मटेरियल रिमेन्स मिल गए उसको एनालाइज करके हम पास्ट को समझते हैं, ये हो गया आर्कियोलॉजी, है ना। अब देखो आर्कियोलॉजी मतलब होता है मटेरियल रिमेन। जनरली हम उसको डिवाइड करते हैं इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख, सिक्के, अदर रिमेन्स। अदर रिमेन्स मतलब सिक्के और इंस्क्रिप्शंस के अलावा क्या है, जैसे ये देखो, जैसे पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, कुछ हमें ज्वेलरी मिल गया, ठीक है, ऐसी चीजें। कुछ हमें मान लो फॉर एग्जाम्पल शिलालेख इंस्क्रिप्शंस के अलावा कोई हमें मेटल की चीज मिल गई, कोई हमें टॉय मिल गया, खिलौना मिल गया, कोई हमें शाही महल के टुकड़े मिल गए, ठीक है, ये हो गया। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पूरा तत्व सोर्स को हम जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया इंस्क्रिप्शंस एंड शिलालेख, ठीक है, दूसरा हो गया सिक्का, एंड तीसरा हो गया सारी छोटे छोटे मिसलेनियस चीजें, फ्रॉम पॉटरी टू ज्वेलरी टू आपको शाही पैलेस का घराना, कोई काट जो होगी, बैलगाड़ी का कोई चक्का मिल गया, कुछ भी हो गया, ये अदर मटेरियल रिमेन्स में आता है। हम आज के क्लास में पूरा का पूरा इंस्क्रिप्शंस और शिलालेख पे फोकस करेंगे ना। इंस्क्रिप्शंस क्या है, शिलालेख क्या है, कुछ भी जो लिखा हुआ है, जैसे किसी भी चीज पे, या तो पिलर हो गया, जैसे मौर्यन पिलर्स में आप देखते हो इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं, शिलालेख लिखा है। तो इंस्क्रिप्शन इज एनीथिंग जो लिखा हुआ है, वो किसी भी चीज पे हो सकता है, बड़ा या छोटा। या तो ये आप देख रहे हो, ये या तो ये ऐसे पिलर में हो गया, या तो मान लो आप मूर्ति बना रहे हो तो आपने साइड साइड में ऐसा कुछ लिखवा दिया, ये देख रहे हो आप, ये देखो, तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जो कि लिखा है। एक छोटा सा पॉटरी हो गया, मान लो मेरे पास ये जार है, इस जार पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो इंस्क्रिप्शन कोई भी चीज होती है जो लिखी गई। अब यहाँ पे टर्म्स याद रखना, ठीक है। इंस्क्रिप्शन इज एनीथिंग जो किसी भी चीज पर लिखा गया हो, एनग्रेव किया गया हो, फ्रॉम एक पिलर टू कोई दरवाजा टू कोई दीवार का पैनल, कोई भी चीज जिसमें चीजें लिखी गई हैं, एनग्रेव की गई हैं, उसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन, ठीक है। एपिग्राफी क्या होती है, पुरालेख शास्त्र इस जब हम इन इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर करते हैं, जब हम इन शिलालेख को समझते हैं
और उनका विश्लेषण करते हैं। तो जब हम इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जब हम इनको समझते हैं और उनकी जानकारी को स्पेसिफिकली हम उसका विश्लेषण करते हैं, इसको कहते हैं एपिग्राफी, इसको कहते हैं पुरालेख शास्त्र। जैसे एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, देखो मान लो ना ये मौर्यन चट्टान है, ठीक है, रॉक एडिक्स है, ये चट्टान है। अब इस पे ब्रह्मी में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इंस्क्रिप्शन हो गया। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, शिलालेख क्या होता है, कोई भी चीज जो किसी भी चीज पे एनग्रेव है, कोई भी राइटिंग। तो ये चट्टान के ऊपर ये राइटिंग एनग्रेव है, ये मेरा इंस्क्रिप्शन हो गया। एपिग्राफी पुरालेख शास्त्र क्या होता है, जब हम पहले तो ये टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि लिखा क्या हुआ है। तो मान लो हमने इसको पढ़ा, जेम्स प्रिंसिप ने डिसाइफर किया, उन्होंने बोला कि इसमें क्या लिखा है, तो इन्होंने बोला कि इसमें लिखा है कि ब्राह्मण्स और बेसिकली स्लेव्स जो है इनके साथ अच्छे से बिहेव करो, ये इन्होंने समझा। तो एपिग्राफी पुरालेख शास्त्र क्या है, डिसाइफर करना। डिसाइफर करने का मतलब होता है पहले तो समझो कि वो लिखा गया है, क्योंकि हमारे हिंदी इंग्लिश में तो है नहीं, ब्रह्मी में, तो पहले तो समझो, फिर जो भी आपने पढ़ा उससे एनालाइज करो कि ये हमको पीरियड के बारे में क्या बता रहे, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा ना। तो अगर मैंने ये पढ़ा कि इस चट्टान में ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण्स और स्लेव्स के साथ अच्छे से पेश आओ, अगर हम इसको एनालिसिस करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, तो इसका मतलब शायद ये हो सकता है ना कि सोसाइटी में किसी तरीके का सोशल टेंशन दिखा रहा है ना। देखो आप जैसे हो गए, आपके भाई बहन हो गए, तो हम लोग बचपन में जनरली आप अभी भी लड़ाई करते हो भाई बहन के साथ, तो कैसे होता है कि जैसे मम्मी पापा जा रहे हैं तो आपको बेसिकली ना एक तरीके से बोल के जाएंगे कि देखो लड़ना मत, ठीक है। तो अगर किसी रॉक एडिक्ट में बार बार लिखा है कि ब्राह्मणों का रिस्पेक्ट करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों के साथ अच्छे से पेश आओ, इसका एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि सोसाइटी में किसी तरीके का सोशल टेंशन है, क्योंकि मॉडर्न पीरियड में मे बी आजीविक्स और बेसिकली जो जैनिज्म हो गए, बुद्धिज्म हो गए, इनको ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं धम्मा की फिलॉसफी हर वो चीज कहती है जो पुरोहितों के काम के अगेंस्ट है, तो हो सकता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो। तो ये एनालाइज करना और उसका विश्लेषण करना, ये एनालाइज करना और पढ़ना, ये सब काम होता है एपिग्राफी का, पुरालेख शास्त्र का। जब हम पढ़ते हैं पहले तो जैसे हड़प्पन सील्स, हड़प्पन मोहर में क्या लिखा है हमें नहीं पता, हमने डिसाइफर नहीं किया, हम अभी तक समझ नहीं पाए कि उन्होंने लिखा क्या है। तो पहले हम उनको समझेंगे, फिर हम एनालाइज करेंगे कि यार ये जो लिखा है ये क्यों लिखा है। ये पूरी प्रतिक्रिया को एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र कहते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी मतलब क्या होता है, जब हम प्राचीन राइटिंग्स का अध्ययन करते हैं, एंशिएंट इंडियन राइटिंग्स का अध्ययन करने को कहते हैं पेलियोग्राफी। ये ना टर्म्स आपको ऐसे आएंगे जो इंग्लिश में लिखा है, तो जब आप पढ़ रहे होगे ना तो थोड़ा इन्हीं टर्म्स का ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन लाइनर टर्म्स आपको याद रखने, वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा आगे इंफॉर्मेशन में जाते हैं। चलो अब हम इंस्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं। सबसे ओल्डेस्ट शिलालेख जो हमें मिला है वो है हड़प्पन पीरियड का हड़प्पन स्क्रिप्ट। बट प्रॉब्लम क्या है, ये अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर, मतलब अभी तक हम समझ नहीं पाए, हमें नहीं पता इन्होंने अपने लिपियों में क्या लिखा है, हमें नहीं पता कि इनके सील्स में क्या लिखा है। अब यहां से आप फैक्ट्स निकालोगे। द ओल्डेस्ट शिलालेख जो हमको हमारे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में मिला है, इट इज हड़प्पन स्क्रिप्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये हम समझ नहीं पाए। देन ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शन, ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जो हम पढ़ चुके हैं, जो हम समझ पाए, ये आता है 4th सेंचुरी बीसी ब्रह्मी और खरोष्टी में। और ये हमको मिला है स्पेसिफिकली मौर्यन एम्परर मौर्य के टाइम पीरियड में, अशोका के टाइम पीरियड में, प्राकृत भाषा और ब्रह्मी स्क्रिप्ट। आपको भाषा और स्क्रिप्ट के बीच में डिफरेंस पता है एवरीबॉडी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिपि एंड भाषा? कौन बताएगा इसमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राकृत लैंग्वेज भाषा और स्क्रिप्ट लिपि? दोनों में फर्क क्या है? स्क्रिप्ट इज जिससे आप लिखते हो, जैसे मैंने ब्रह्मी में लिखा, जो भी मैं बोल रही हूं मैं उसको ब्रह्मी में लिख रही हूं। भाषा ये होता है जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, गुजराती में बात कर रहे हैं, भोजपुरी में बात कर रहे हैं, तो ये भाषा लैंग्वेज। स्क्रिप्ट इज जब आप उसको लिखते हो, ब्रह्मी, खरोष्टी, सिद्धमत्रिका, कुतिला, ऐसे स्क्रिप्ट, ठीक है ना। यहां पे क्लियर है? देन फर्स्ट डेफिनेट, अच्छा अब यहां पे ध्यान रखना, ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जो मिला है जो डिसाइफर नहीं है, हड़प्पन स्क्रिप्ट। ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जो डिसाइफर है मौर्यन पीरियड, ठीक है, ब्रह्मी एंड खरोष्टी में ना। पहली डेफिनेट, यहां पे ना थोड़े से फैक्ट्स आएंगे, मैंने आपको पहली फ्लो चार्ट में करके दे दिया है कि आपके लर्निंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
पहली डेफिनेट साहित्यिक एविडेंस, ठीक है, कि लिखे जाते थे, रिटन रिकॉर्ड्स होते थे, ये हमको कहां मिले? ये हमको बुद्धिस्ट किताबों में मिले, स्पेशली पाली टेक्स्ट जैसे जातक स्टोरीज और विनय पिटक। अब इस पे कंफ्यूज मत होना। अब आधे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि वेद तो इसके पहले आया था, वेद तो लिखा है। आपको बोला क्या जा रहा है? पहला लिटरेरी रेफरेंस, पहला साहित्यिक रेफरेंस की रिटन रिकॉर्ड रखे जाते थे डायनेस्टीज के बारे में, चीजों के लिए राइटिंग्स होते थे। इसका डेफिनेट प्रॉपर एविडेंस बुद्धिस्ट पीरियड में पाली किताबों में मिला है, जैसे जातक स्टोरीज और विनय पिटक। जातक स्टोरीज क्या है? ये बुद्धा के प्रीवियस बर्थ, जैसे बुद्धा ने पहले लाइफ्स में जब जन्म लिया अलग अलग फॉर्म में, उनकी लाइफ की कहानी है। एंड विनय पिटक क्या हो गया? विनय पिटक हो गया जो भी जैसे मॉन्क्स एंड भिक्षुज हैं जो बुद्धिस्ट संघ में रहने जा रहे हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की किताब है, ठीक है, जिसमें आता है पतिमोखा। ये हम लोग आगे करेंगे बुद्धिज्म जैनिज्म में, ठीक है। पतिमोखा इज जैसे लिस्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, पतिमोखा इज लिस्ट ऑफ द चीजें जो आपको नहीं करनी है, और मान लो अगर हमने वो गलतियां कर दी हैं तो कैसे उसका पश्चाताप होगा, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आपको फैक्ट्स में याद रखना है। देन पाणिनि की अष्टाध्यायी सब जनरली लिपि शब्द का प्रयोग करती है, जिसका मतलब होता है स्क्रिप्ट। नाउ अब आप मुझे ना एक बात बताओ, अशोकन पीरियड में, मौर्यन पीरियड में हमको ब्रह्मी के एविडेंस मिले, ठीक है, बट ये जो ब्रह्मी के एविडेंस है ना, ये मेच्योर फॉर्म ऑफ ब्रह्मी है, मतलब प्रॉपर फॉर्म ऑफ ब्रह्मी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा भी पीरियड होगा जहां पे ये ब्रह्मी का प्री फॉर्म दिखाएगा, मतलब प्री ब्रह्मी। अगर मौर्यन पीरियड में ब्रह्मी बहुत ही विकसित रूप में मुझे दिख रही है, इसका मतलब है कि क्या ऐसा कोई पीरियड होगा मौर्य के पहले जहां पे हमें ना ऐसे टूटी फूटी ब्रह्मी के एविडेंस मिले होंगे जो बहुत ज्यादा विकसित नहीं है बट एवोल्यूशन दिखा रहा है? तो क्या ऐसा हमें कहीं मिलेगा? या प्रॉपर ऐसा तो नहीं है ना, देखो कि डे वन से हमने ब्रह्मी प्रॉपर लिखना शुरू कर दिया है। एज आई टोल्ड यू, हर चीज का एवोल्यूशन होता है। आज जो हम संस्कृत यूज करते हैं, क्या ये संस्कृत सेम है जो संस्कृत में आप वेद देखते हो, या वैदिक संस्कृत और जो कालिदास की क्लासिकल संस्कृत है जो वो गुप्ता पीरियड में यूज करते हैं, क्या ये दोनों संस्कृत सेम है? नहीं। संगम पीरियड में हम ओल्ड तमिल का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो ओल्ड तमिल आज के तमिल से सेम है? नहीं। चीजों का एवोल्यूशन होता है, चीजें चेंज होती है। तो अगर मेरे को वेल डेवलप्ड फॉर्म, प्रॉपर विकसित फॉर्म ऑफ ब्रह्मी मेरे को मौर्य में मिला, इसका मतलब है कहीं तो ऐसा भी फॉर्म ऑफ ब्रह्मी होगा जो उतना विकसित नहीं है, जो स्टार्टिंग फॉर्म है ब्रह्मी का, और ये एविडेंस हमको मिलता है अनुराधपुर इन श्रीलंका। यहां से हमें प्री मौर्यन ब्रह्मी के एविडेंस मिलते हैं, और ये हमें कहां मिला? एक छोटा सा पॉट हमको मिला एक्सकवेशंस में, वहां पे छोटे से इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, एंड इट इज सेड ये 4th सेंचुरी बीसी का है, गिविंग अस डायरेक्ट एविडेंस की प्री मौर्यन ब्रह्मी, मौर्य के पहले भी ब्रह्मी टूटे फूटे फॉर्म में, उतने विकसित फॉर्म में नहीं, बट अलग जगह पे हमको इसका भी एविडेंस मिला है, ठीक है। अब यहां तक कोई भी इश्यू है? अब देखो आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज एपिग्राफी? एपिग्राफी क्या होती है? ऐसे आपको लर्न करना है, ठीक है। एपिग्राफी क्या होती है? इंस्क्रिप्शन, शिलालेख क्या होता है? एवरीबॉडी एक एक लाइन में आप मुझे बताओ। यहां पे आप एक पॉज ले लेना, ठीक है। अब यहां पे आप रिविजन करो, ठीक है। इंस्क्रिप्शन क्या है? कोई भी चीज जो एनग्रेव है, किसी के भी ऊपर हो सकती है, बड़े से बड़ा चीज, छोटे से छोटा चीज, ठीक है। पिलर हो गया, पॉट हो गया, चट्टान हो गए, कोई भी चीज, ठीक है। एपिग्राफी क्या होती है? एपिग्राफी इज जब हम क्या करते हैं, जब हम स्पेसिफिकली ये जो शिलालेख है इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं, ये पूरे प्रतिक्रिया को एपिग्राफी कहते हैं। हो गया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब आप मुझे बताओ रैपिड फायर, ठीक है, ऐसे ही आपको लर्न करना है। सबसे ओल्डेस्ट शिलालेख हमें किस पीरियड की मिली है? सबसे ओल्डेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं, इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट शिलालेख हमको किस पीरियड की मिली है? और ये शिलालेख डिसाइफर नहीं, मतलब हम इसको समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, ये किस पीरियड की है? हड़प्पन पीरियड, ठीक है। ओल्डेस्ट शिलालेख जिसको हम डिसाइफर किए, मतलब जिसको हम पढ़ सके, जिसको हम समझ सकें, वो हमें किस पीरियड में मिलती है? मौर्यन पीरियड, ब्रह्मी एंड खरोष्टी, ठीक है। अब ये ब्रह्मी मेच्योर ब्रह्मी है, प्री ब्रह्मी के एविडेंस हमको कहां मिले? गिविंग एविडेंस की भाई ये ब्रह्मी मेच्योर ब्रह्मी है, तो इसके पहले भी विकसित फॉर्म ऑफ ब्रह्मी के पहले भी कहीं ब्रह्मी यूज हो गई होगी। इसके एविडेंस हमें कहां पे मिले एवरीबॉडी? यस,
अपराजिता, दीक्षा, यश, ये शालू, नीरू, यस, रोनी। प्री ब्रह्मी के एविडेंस हमको कहां से मिले? अनुराधपुर इन श्रीलंका। ठीक है, ठीक है। कौन सी किताब में लिपि शब्द मेंशन्ड है? पाणिनि की अष्टदई। ठीक है। अब सबसे पहला साहित्यिक एविडेंस की रिटन रिकॉर्ड, याद रखना ये नहीं बोला है कि सबसे पहली बुक कौन सी है, क्या बोला है? रिटन रिकॉर्ड। सबसे पहला रेफरेंस की रिटन रिकॉर्ड, चीजें राइटिंग में लिखी जाती थी, रिकॉर्ड की जाती थी, इसका एविडेंस कहां से मिला? मोस्टली यू विल सी पाली टेक्स्ट, है ना। जनरली जातक कहानियां, जो बुद्धा की प्रीवियस बर्थ की कहानी हो गई, विनय पिटक। ठीक है, ये सब ना फैक्चुअल में आएगा। ये आजकल आप देखते हो आपको 5 लाइन स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, ये बेसिक्स हमें बहुत जरूरी है जानना, स्पेशली जब से इस टॉपिक से क्वेश्चन है। नाउ देखो, अब हम ना ब्रह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट करेंगे, बट ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में ना आप कई बुक में देखोगे लिखा है सेमी सिलेबिक, सेमी अल्फाबेटिकल। तो ये होते क्या है? देखो, जब भी हम कोई स्क्रिप्ट की बात करते हैं ना, 3 मेजर चीजें से स्क्रिप्ट लिखी जाती है। एक है लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट, ये ना आपको लर्न नहीं करना है, ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि आप ब्रह्मी में पढ़ोगे सेमी सिलेबिक, सिलेबिक, तो आइडिया होना चाहिए ना कि ये है क्या, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है ना। सबसे पहले आप देखोगे जो लिपियां होती है, इनमें ना 3 तरीके से मोस्टली चीजें लिखी जाती हैं। एक होता है लोगोग्राफिक, एक होता है शब्दांत लिपि, सिलेबिक स्क्रिप्ट, एक होता है वर्णमाला लिपि, अल्फाबेटिकल स्क्रिप्ट। देखो, अब इसको ना पहले समझते हैं। ये मैंने आपको समझने के लिए फोटो डाला है। ठीक है, देखो, लोगोग्राफिक का मतलब क्या होता है? लोगोग्राफिक लिपि क्या होती है? जब हम लोग कैसे लोगो यूज करते हैं, जैसे आज आप नाइकी का लोगो देख के बता दोगे कि ये नाइकी के शूज हैं, एडिडास का लोगो देख के बता दोगे एडिडास के शूट है। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी गाड़ी का लोगो देख के बता दोगे कि ये मर्सिडीज है लोगो, तो लोगो से आपको आइडिया लग जाता है अच्छा ये कंपनी है। ठीक है, तो सेम वैसे लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट ऐसी होती है जिसमें सिंबल्स जो है शब्द के लिए यूज होते हैं। जैसे मान लो, समझाने के लिए, जैसे मान लो ना ये लोगो बना है, ठीक है, तो मेरे को समझ आ गया अच्छा इस लोगो का मतलब गांव होता है। ठीक है, तो एक शब्द के लिए हमने लोगो यूज किया। जैसे मान लो मैं स्टूडेंट बोलना चाह रही हूँ, विद्यार्थी, स्टूडेंट, तो उसके लिए ना हमने ऐसा लोगो यूज किया। तो लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट मतलब होता है कि हम किसी शब्द के लिए लोगो यूज करते हैं। जैसे नाम से आपको पता लग जाएगा, कंपनी के लोगो, गाड़ी के लोगो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, दूसरा, आप किसी किसी इंस्क्रिप्शंस में देखोगे सिलेबिक स्क्रिप्ट, शब्दांत लिपि। सिलेबल क्या होता है? देखो, जैसे ना कोई एक शब्द हम बोलते हैं, जैसे मान लो बनाना। अब जब हमने बनाना बोला, तो बनाना हमने कैसे बोला? ना, है ना। बनाना को अगर कट करोगे तो ऐसे 3 शब्द निकलते हैं ना, बनाना। अब जैसे मकड़ा, स्पाइडर, तो स्पाइडर, है ना। तो ऐसे आप देखोगे ब्रेक करके बोलते हैं स्पाइडर। आप जैसे खिड़की, खिड़की को हम क्या कहते हैं? विंडो। तो विंडो में 2 शब्द आ रहे हैं ना, विंडो। तो ये ना ऐसे सिलेबल के लिए इस्तेमाल में, जैसे हमने ब के लिए कुछ बना दिया, ना के लिए कुछ बना दिया, ना के लिए कुछ बना दिया। तो हर एक शब्दांत के लिए हमने एक सिंबल बनाया। ठीक है, इसको रटना नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये शब्द का भी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सिलेबिक ये होता है कि हर एक सिलेबल के लिए कोई सिंबल है। जैसे बनाना, तो बनाना कहते हैं बनाना, एक एक सिलेबल के लिए एक एक सिंबल हो गया। लोगोग्राफिक क्या होता है? एक पूरे शब्द के लिए एक लोगो, बट यहाँ पे क्या होगा? हम 3 अलग अलग सिंबल डालेंगे। ठीक है, तीसरा स्क्रिप्ट है जिसको हम कहते हैं अल्फाबेटिकल स्क्रिप्ट या वर्णमाला लिपि। ये हम साउंड के लिए यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना क, ख, ग, घ, तो ऐसे साउंड के लिए हम ये स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। आपको ये कभी पेपर में नहीं आएगा, बट रिमेंबर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम ब्रह्मी एंड खरोष्टी की बात करते हैं, वो आधे सिलिबिक स्क्रिप्ट है, शब्दांत लिपि है, आधे वो वर्णमाला लिपि है, सेमी सिलिबिक, सेमी अल्फाबेटिकल। इसलिए पता होना चाहिए ना कि सिलिबिक होता क्या है। तो हम एक सिलेबल, एक शब्दांत के लिए लोगो यूज करते हैं। अल्फाबेटिकल हो गया, हम एक साउंड के लिए एक सिंबल यूज कर रहे हैं। इस तरीके से ना ये स्क्रिप्ट्स के राइटिंग होते थे बस। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप ब्रह्मी एंड खरोष्टी। खरोष्टी स्क्रिप्ट हमें कहां मिली? अब यहां से आप फैक्ट्स उठाओगे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मोस्टली इन द स्वात, काबुल नदी के आसपास, गंधार रीजन में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अशोका की शाबसगढ़ी एंड मनसेरा इंस्क्रिप्शन जो है वो इसी लिपि में दी गई है। अब आप मुझे ना एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा, जैसे मान लो ये इंडिया, हमने पढ़ा ये खरोष्टी स्क्रिप्ट का है, ये वाला इंदस वाला एरिया हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया हो गया। तो क्या ये स्क्रिप्ट हमको इधर इधर नहीं मिलेगी? क्या ये स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ हमको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा? क्या ये स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ हमें उत्तर पश्चिम एरिया में मिलेगा?
या ये कभी इंडिया के सेंट्रल एरिया में भी मिल सकता है? बताओ, आपको ऐसा क्वेश्चन आया, खरोष्टी स्क्रिप्ट इज ओनली फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ या ना? यस दीक्षा, एकता, अच्छा आई रीड आउट द नेम्स जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है, नीरू, रोनी, बताओ। तो अगर मैंने बोला कि मेरे को ये खरोष्टी स्क्रिप्ट इधर उत्तर पश्चिम एरिया, नॉर्थ वेस्ट एरिया में मिलती है, ठीक है, तो क्या ये कभी इधर नहीं मिलेगी सेंट्रल इंडिया में या नॉर्थ वेस्ट के अलावा कहीं भी? यस दीक्षा, मिल सकती है। शालू नो, यश नो, ठीक है, अपराजिता यस। अच्छा अब शालू और यश आप मुझे ना एक बात बताओ, ठीक है, देखो अब ये जो कुशान्स है ना, एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ये ना इधर नॉर्थ वेस्ट में रूल कर रहे थे, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में रूल किए तो वहां पे खरोष्टी के एविडेंस मिले, ठीक है। अब यही कुशान एक्सपैंड करते हैं, आगे बढ़ेंगे, तो ये कुशान ना मथुरा वाला एरिया को मान लो अपने कब्जे में लेते हैं, तो यहां पे आपको खरोष्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी? ध्यान से सोचो, जनरली ये वाला एरिया में ही मिलता है, बट अगर वहां का रूलर इन एरियाज को भी कैप्चर कर रहा है तो वहां पे वो स्क्रिप्ट मिलेगी ना। फिर आप मान लो रूलर हो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, आप इंदस वाले एरिया पे रूल कर रहे हो, लेकिन एट सम टाइम आपने गंगा वाला एरिया को कब्जा कर लिया, आप फर्दर ईस्टवर्ड चले गए, मथुरा एरिया को कैप्चर कर लिया, तो फिर तो कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलेगा ना खरोष्टी का, जो ऑब्वियसली प्रॉपर तरीके से नहीं, बट कहीं ना कहीं एविडेंस तो मिलेगा हल्का फुल्का। तो जब यहाँ के रूलर्स इंडिया में एक्सपैंड करने लगे अलग अलग जगह में, तो कुछ और स्क्रिप्ट हमको बाकी एरिया से भी मिला, लेकिन ये रेयर है अगर एक्सपेंशन कर रहे हो तो, वरना जनरली कोई रूलर स्पेसिफिकली सेंट्रल इंडिया में खरोष्टी में स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाद में ये स्क्रिप्ट इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, कुशान्स यूज करने लगे गंधार एरिया के बाहर भी सेंट्रल एशिया में। अब मैं हूं, मैंने एक्सपैंड कर दिया तो यहां पे आपको स्क्रिप्ट मिल गई, लेकिन अगर कोई राजा प्रॉपर गंगा एरिया का है, प्रॉपर मथुरा एरिया का है, तो वो स्पेशली खरोष्टी नहीं यूज करेगा क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट में मिलता है, बट अगर वहां की एक्सपैंड करेंगे तो आपको मिल सकता है ना रेयर एविडेंसेस ना। इट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ये स्पेसिफिकली राइट, दाएं से बाएं लिखा जाता था, बट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, बाय 3rd सेंचुरी सी खरोष्टी स्क्रिप्ट खत्म हो जाता है, तभी आप देखोगे आपको ज्यादा रेफरेंस नहीं मिलता है। ये स्क्रिप्ट आती है अरेमिक स्क्रिप्ट से, अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वन लाइनर, ठीक है, खरोष्टी स्क्रिप्ट आती है अरेमिक स्क्रिप्ट से, तो ये हो गई खरोष्टी स्क्रिप्ट। अब आ जाओ ब्रह्मी, ये देखो दिस इज जस्ट टू शो यू, है ना, ये इसके वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं। अब देखो ये जैसे घ, ज, ध, धा, भा, वा, हा, ठीक है, ये देखो आम, ओ, ई, जैसे हमारा ना ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये स्पेसिफिकली वॉवल्स एंड ये इसके कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ ब्रह्मी, देखो ब्रह्मी स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मी को कहते हैं मदर ऑफ ऑल स्क्रिप्ट, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स जनरली आप जो देखोगे सेंट्रल एशिया में यूज होता है, सब कहीं ना कहीं ब्रह्मी से निकला हुआ है, ठीक है ना। ब्रह्मी साउथ एशिया की इंडिजीनियस स्क्रिप्ट है, ठीक है, स्वदेशी स्क्रिप्ट है, ठीक है, इंडिजीनियस मतलब वहीं की ना। इट बिकेम द पेरेंट, मोस्ट ऑफ द साउथ एशिया स्क्रिप्ट ब्रह्मी से निकले। ब्रह्मी स्क्रिप्ट बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट लिखी गई। एंड आप देखो, अच्छा आप मुझे ना एक बात बताओ, हम ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ब्रह्मी आप देखोगे मोस्ट ऑफ दी स्क्रिप्ट्स, लिपियां जो अलग अलग एरियाज में भी यूज होती है, मोस्टली सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में, वो ब्रह्मी से निकली। बट क्या वो ब्रह्मी सेम होगी? अगर मैं मौर्यन पीरियड में भी ब्रह्मी यूज कर रही हूँ, ठीक है, और मैं फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मी यूज कर रही हूँ गुप्ता पीरियड में, तो क्या मौर्यन ब्रह्मी और गुप्ता ब्रह्मी सेम होगी जनरली? या क्या जो ओरिजिनल ब्रह्मी होगी वो मौर्य और गुप्ता से सेम होगी, या हल्के फुल्के चेंजेस होंगे समय के साथ और अलग अलग डायनेस्टीज के साथ? यस नीरू, यस करेक्ट, पीपल कुड बी इन्फ्लुएंस्ड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, कि मैं इन्फ्लुएंस हो गई और फिर मैंने वो स्क्रिप्ट स्पेसिफिकली जो है वो स्पेशली बनवाया है। जनरली नहीं, क्योंकि खरोष्टी ना समय के साथ खत्म हो जाती है, सो इट इज ओनली द रूलर्स, अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो तो हाँ, मोस्टली जो रूलर्स एक्सपैंड की इनिशियल टाइम पीरियड में, उन्होंने स्पेशली जो वहां के रूलर्स है, ठीक है। चलो, सो इट इज गोइंग टू बी चेंज, यस करेक्ट, क्योंकि देखो जो मौर्यन पीरियड में ब्रह्मी यूज करेंगे अशोकन ब्रह्मी होगी, आप गुप्ता रूलर हो, आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया, समय के साथ ब्रह्मी डेवलप होगी, समय के साथ ब्रह्मी एक्सपैंड करेगी, तो ऑब्वियसली हर देखो डिराइव हुआ है, कॉपी नहीं हुआ है,
डेरिवेशन क्या होता है कि भाई बड़ा लैंग्वेज है, बड़ी स्क्रिप्ट है, हमने उससे बेसिक डेरिवेशन या हल्के फुल्के चेंजेस जो है ये हर डायनेस्टी में हुए। जैसे ये देखो, दिस इज द ब्रह्मी स्क्रिप्ट जस्ट फॉर यू, ठीक है। सो AIUE इस तरीके से लिखे जाते थे, देखो गा झा धा बा वा, ठीक है, ये होता था हमारा ब्रह्मी स्क्रिप्ट। बट हम इसको डिसाइफर कर चुके हैं, मौर्यन पीरियड में हमें ये दिख रहा है, तो हम इसको पढ़ चुके हैं, हमें समझ आता है ये क्या है। अब देखो, अभी जैसे हमने बोला ना कि ब्रह्मी का डेवलपमेंट हुआ, मोस्ट ऑफ द लिपियां ब्रह्मी से निकली है, तो ये ना आपको बस समझने के लिए कि हम बोल क्या रहे हैं। जैसे ये देखो, मौर्य, यहां से हमें प्रॉपर ब्रह्मी एविडेंस मिलते हैं, शुंगास, शाका कुशांस, गुप्ता, सिद्धमंत्रिकास। अब आप ये देख रहे हो, ये जनरली देखो इसमें ज्यादा चेंज आपको दिख रहा है। देखो पहले ये सिंबल ऐसा था, फिर ये ऊपर थोड़ा चौड़ा, इनफैक्ट मैं ना यहाँ से इरेज कर देती हूँ तो आपको दिखने में इजी होगा, ठीक है। जैसे ये देखो, ये फिर थोड़ा चौड़ा हुआ, ये ऐसा हो गया, तो थोड़ा सा इससे चेंज हुआ। ये देखो इधर क्या हुआ, ये ऐसे हो कि नीचे वाला पार्ट ऐसा हो गया, तो देख रहे हो यहां से ये चेंज हुआ। फिर देखो क्या हुआ, फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे कैसा हुआ, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर हो गया जो यहाँ पे नहीं है, तो फिर देखो यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ क्या हुआ, ये पार्ट ऐसा हो गया, तो फिर यहाँ पे चेंज है। तो आप ये देख रहे हो, ये मौर्य का ब्रह्मी है, ये शुंगा, शाका कुशांस, गुप्ताज एंड लेट सिद्धमंत्रिकास हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से एवोल्यूशन है सब ब्रह्मी, लेकिन समय के साथ हल्के फुल्के चेंजेस हो जाएंगे। जैसे ये देखो जा, दिस इज ऑलमोस्ट द सेम, थोड़ा बहुत लिखने का तरीका, जैसे ये देखो, ये ऐसे ऐसे है, ये स्ट्रेट है, ये इस तरीके से है, ये ऐसे ऐसे है, थोड़ा ब्रॉड है, हल्का फुल्का देखोगे चेंजेस है। जैसे ये देखो सीटा, ठीक है, जैसे ये देखो ये ऐसे हुआ, फिर ये ऊपर आ गया, फिर एक ही ऐसे हो गया, फिर एक ऐसे हो गया, फिर एक ही ऐसे हो गया, ठीक है। तो दिस शोज की हर कुछ ही ब्रह्मी से डिराइव्ड है। बट आप खुद लॉजिक लगाना, समय के साथ कुछ भी सेम नहीं रहेगा, समय के साथ रीजन के हिसाब से सिंबल्स चेंज होंगे, ठीक है ना। अब ब्रह्मी क्योंकि इतनी बड़ी भाषा, इतनी बड़ी लिपि है, इतने टाइम से चल रही है, इतने डायनेस्टीज में चल रही है, तो ऑब्वियसली हम उसको एक पीरियड में तो नहीं पढ़ सकते। तो अकॉर्डिंग टू DC सरकार, ब्रह्मी को हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रारंभिक ब्रह्मी, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना एक ही दिन ब्रह्मी विकसित फॉर्म में हो गई होगी। प्रारंभिक ब्रह्मी 3rd to 1st सेंचुरी BC, मिडिल ब्रह्मी 1st सेंचुरी BC to 3rd सेंचुरी BC, एंड लेट ब्रह्मी 4th to 6th। देखो ये वाले टॉपिक्स थोड़े मुश्किल हैं, तो मैंने ना आपको ये पूरे टॉपिक्स के फ्लो चार्ट्स दे दिए बना के। इस टॉपिक में कुछ नहीं है, यही सब फ्लो चार्ट्स पता होना चाहिए, थोड़े फैक्ट हैं जो पता होने चाहिए। ये थोड़ी सी क्लास कंफ्यूजिंग हो जाती है, इसीलिए मैंने हर चीज का आपके लिए फ्लो चार्ट बना दिया कि जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। वरना लोग क्या करते हैं, अगर प्रॉपर स्टडी नोट से पढ़ते हो और अगर मैं आपको थ्योरी दे देती तो लोग इसी में फंसे रह जाते। तो जब आप अपना स्टडी नोट्स निकालोगे, इसको सामने रखना, इससे आपकी बेटर जल्दी जल्दी लर्निंग होगी, बिकॉज फ्लो चार्ट्स की वजह से, ठीक है। देन अच्छा, अब देखो इन एग्जाम बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। अब देखो, अभी हमने ये बोला कि मोस्ट ऑफ द लिपियां ब्रह्मी से निकली है, ठीक है। अब ये ना एक टेंटेटिव टाइम पीरियड है कि कौन सी भाषा हमको कब दिखना शुरू होती है। टेंटेटिव, जरूरी नहीं एग्जैक्टली यही पीरियड है, बट मोस्टली इसी टाइम पे हमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। ये वन लाइनर्स में आ सकता है, ये आपको स्पेसिफिकली एक तरीके से असर्शन रीजनिंग में आ जाएगा, कभी आपको एलिमिनेशन में मदद आ जाएगी। ये तो अभी सेट एग्जाम के PYQ में भी आए। 6th सेंचुरी में गुप्ता ब्रह्मी बेसिकली इवॉल्व होती है इनटू, जिसको हम कहते हैं सिद्धमंत्रिका या कुटिला, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन लिपियां इसी सिद्धमंत्रिका से निकली है। नागरी और देवनागरी जिसको हम कहते हैं, उसके एविडेंसेस हमको 10th सेंचुरी 1000 CE से मिलते हैं। 14 से 14 सेंचुरी के टाइम पीरियड में, जिसको हम कहते हैं प्रोटो बंगाली, मतलब इनिशियल फॉर्म ऑफ बंगाली या गौड़ा, इसके हमको एविडेंस मिलते हैं। बंगाली, असमीज, उड़िया, मैथिली स्क्रिप्ट हमको 14 to 15 सेंचुरी में दिखते हैं। इसी टाइम पे कश्मीर और आसपास के एरिया में हमको शारदा स्क्रिप्ट दिखती है। ये सब ब्रह्मी से निकले, लेकिन समय के साथ आपको ये एवोल्यूशन पता होना चाहिए। कैसे पढ़ोगे आप, देखो सो लेट 6th सेंचुरी में, ठीक है, गुप्ता ब्रह्मी बेसिकली, गुप्ता ब्रह्मी जो है ये आगे बढ़ती है, इट इवॉल्व्स, एंड सिद्धमंत्रिका निकलती है स्पेशली गुप्ता ब्रह्मी से, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी स्क्रिप्ट्स जो है ये सिद्धमंत्रिका से निकली। अब आप ऐसे याद करना, ठीक है। 10th सेंचुरी में हमको किसका रेफरेंस मिला, तो नागरी या देवनागरी, ठीक है। 10th to 14th सेंचुरी में हमको किसके एविडेंस मिले, प्रोटो बंगाली या जिसको हम गौड़ा कहते हैं, ठीक है। 14 to 15 हमको किसके एविडेंस मिले, तो बंगाली, असमीज, उड़िया, मैथिली, ठीक है।
फिर इसी टाइम पे शारदा स्क्रिप्ट आती है जो कश्मीर और आसपास एरिया में यूज होता है। बस ये क्रोनोलॉजी आपको एलिमिनेशन में मदद करेगी, आपके फाउंडेशनल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करेगी। वन लाइनर आपको आ सकता है, ऐसे भी इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए। अब मैंने आपको ऐसे भी करके दे दिया रिविजन के लिए, ठीक है। गुप्ता ब्रह्मी इवॉल्व्स लेट 6th सेंचुरी में, सिद्ध मातृका या कुतिल आता है। देवनागरी या नागरी 10th सेंचुरी में हमको इसके स्क्रिप्ट दिखने लगते हैं। 10 to 14 सेंचुरी में ईस्टर्न स्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं बंगाली, प्रोटो बंगाली, मतलब विकसित फॉर्म नहीं, स्टार्टिंग फॉर्म, या जिसको हम गौड़ी कहते हैं, ये भी हमको मिलती है। एंड 14 to 15 सेंचुरी में बंगाली, असमीज, उड़िया, मैथिली, और इसी टाइम पीरियड में हमको शारदा स्क्रिप्ट मिला कश्मीर एरिया के आसपास। हो गया, ये थोड़ा सा लर्न करना है फॉर अ फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। ये देखो, जस्ट टू सो, हमने बोला ना ये सारे स्क्रिप्ट्स ब्रह्मी से निकले हैं, तो ये देखो, ये ना ब्रह्मी के लेटर। अब ये देखो 3rd सेंचुरी बीसी, 1st सेंचुरी बीसी, ये देखो आप ये देख रहे हो, ये समय के साथ इन शब्दों का एवोल्यूशन कैसे हुआ। सी दिस, 3rd सेंचुरी, 1st सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, 6th सेंचुरी, तो ये यहाँ की स्पेशली जो लेटर है एन ब्रह्मी में, ये देखो समय के साथ कैसे ये चेंज हुई। एंड एंड में हमारे जो मॉडर्न स्क्रिप्ट्स हैं, लिपियां, पंजाबी, देवनागरी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, सिंहली, ये सारे जो हैं स्पेसिफिकली हमको यहां से निकलते हैं। तभी हम कहते हैं ब्रह्मी इज द मदर ऑफ ऑल स्क्रिप्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रह्मी से ही निकले हैं, हल्के फुल्के चेंजेस के साथ, ठीक है। सो ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? एवरीबडी, एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? तो आप लर्न कैसे करोगे? यहां पे पीडीएफ में रुक जाना, क्योंकि अभी तक हम जनरली नॉर्थ इंडिया की बात करें, अब हम साउथ में जाएंगे कि हमको तमिल का एविडेंस कहां से मिला, तमिल ब्रह्मी क्या होती है, साउथ में जो स्क्रिप्ट्स हैं उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कब किस सेंचुरी में क्या मिलता है। तो यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है? अब इसको कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन हो गया, एपिग्राफी क्या होती है, ये सारी चीजें हो गई। देन कम टू बेसिक क्रोनोलॉजी, ठीक है। क्रोनोलॉजी क्या हुआ? सबसे डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट कहां मिली, नॉन डिसाइफर्ड कहां मिली, प्री ब्रह्मी के एविडेंसेस कहां मिली, ये वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। देन फिर 3rd आ जाओगे, ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट के डिटेल्स, ठीक है। आप सेमी सिलेबिक एंड ऑल आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर ब्रह्मी क्या है, खरोष्टी क्या है, किस एरिया में है, जनरली कब ये स्क्रिप्ट खत्म हुई, किससे डिराइव हुई, अशोका की कौन सी इंस्क्रिप्शन है जो हमको खरोष्टी स्क्रिप्ट में मिली है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये आपको करनी है, ठीक है। देन ब्रह्मी खरोष्टी हो गया, फिर आ जाओ ये क्रोनोलॉजी में, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम है यहां तक? 6th सेंचुरी सिद्ध मातृका डिराइव हुआ, फिर 10th सेंचुरी नागरी, देवनागरी, फिर हमारा स्पेशली 10 to 14 प्रोटो बंगाली और गौड़ा, फिर हमारा स्पेसिफिकली 14 to 15 वी हैव प्रॉपर बंगाली, असमीज, और ये श्योर डेट्स नहीं, रिमेंबर दीज आर टेंटेटिव डेट्स कि इन टाइम पीरियड में ये स्क्रिप्ट्स हमें दिखना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक कोई भी इश्यू है? अब आप यहां पे रुक जाओगे, 2, 3, 4 बार यहां तक पढ़ोगे, अगर आपको लगता है हाँ मेरा सेट हो गया है, फिर हम लोग चलेंगे स्पेशली साउथ इंडिया में, और अब हम तमिल के एविडेंसेस देखेंगे। एनी इश्यू स्टिल हियर? यस अवंतिका। अवंतिका, लाइक आई सेड, देखो जो यूट्यूब वीडियोस है ना, आप उसको ना 10th के बाद से फॉलो करना, क्योंकि अभी तो बहुत है, प्लस आपने अभी पढ़ा भी नहीं है, तो आप जैसे जो लोग स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, फ्रेश कर रहे हैं, व्हाट यू विल डू इज, अभी हमारे 3-4 मैराथन सेशंस होंगे क्योंकि 10th को एग्जाम है। एक बार 10th को एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर हम फ्रेश बैच लेके आएंगे यूट्यूब पे फॉर जून अटेम्प्ट, तो आप ना उस सेशन से प्रॉपर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आई विल टेल यू इन द क्लास ऑल्सो, जब प्रॉपर हम लोग 10th के बाद सेशन शुरू करेंगे, मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ कि आज हम यूट्यूब पे ये करने वाले हैं, आप ये पढ़ के आना, तो वो मैं आपको बता दूंगी। अभी 3-4 मैराथन है, जो एग्जाम दे रहे हैं वो देखें, और जो भी फ्रेश तैयारी करें आप अभी उसको छोड़ दो, 10th के बाद के यूट्यूब से आप शुरू कर देना, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, एनी इश्यू स्टिल या नो इश्यू? चलो अब आ जाओ भाई तमिल में। अच्छा, दिस केम एज अ प्रीवियस ईयर इन 1 सेट एग्जाम। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन तमिल भाषा में विद सम प्रकृत एविडेंस, ये हमको मिला है कुछ चट्टानों में, कुछ गुफाओं में। कहां मिला है ये हमें मिला है तमिलनाडु, मदुराई के आसपास। ये फैक्चुअल आपको लर्न करना है। देन अब कई बार आप एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हो तमिल ब्रह्मी है क्या ये तमिल ब्रह्मी? देयर इज अ स्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं तमिल ब्रह्मी। तमिल ब्रह्मी मतलब होता है क्या कि हम
तमिल भाषा लिखने के लिए ब्रह्मी का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि तमिल भाषा हो गई, ब्रह्मी जो लिपि है जिससे हम लिखेंगे, तो तमिल भाषा को हम ब्रह्मी में लिख रहे हैं, ठीक है। एडेप्टेशन ऑफ ब्रह्मी फॉर राइटिंग तमिल भाषा, हेंस इसको हम कहते हैं तमिल ब्रह्मी, ठीक है। अब अगेन जैसे हमने देखा ना कि हम स्पेशली जब बात करते हैं ब्रह्मी स्क्रिप्ट की, तो हमने देखा था कैसे हम उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। इरावथम माधवन कहते हैं कि भाई अगर आप तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हो तो उसको भी हम 2 फेज में डिवाइड करते हैं। एक फेज इज अर्ली तमिल ब्रह्मी का फेज, दूसरा फेज इज जब लेट तमिल ब्रह्मी आया। इनके अब ये सब ना थोड़े फैक्ट्स होंगे, ठीक है, इनको आपको लर्न करना है। 3 साउथ स्क्रिप्ट हमको अर्ली मिडिवल पीरियड में दिखती है, विच इज ग्रंथ, तमिल एंड वटेलुटू, ठीक है। ये मोस्टली संस्कृत लिखने के लिए यूज होता था। ये 2 जनरली जब हम तमिल लिखते थे उसके लिए ये लिपियों का इस्तेमाल होता था, ठीक है ना। ये सारे स्क्रिप्ट्स जो है स्पेशली ब्रह्मी के साधन वैरायटीज है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे आपको कुछ कुछ फैक्ट्स उठाने कि सबसे पहला तमिल स्क्रिप्ट हमको कहां मिला, कौन सा रूलर तमिल को आगे बढ़ा रहा था, ठीक है। तमिल स्क्रिप्ट सबसे पहली बार हमको पल्लवास के टाइम पीरियड में मिलता है 7th सेंचुरी में। जो हम आज मॉडर्न तेलुगु और मॉडर्न कन्नड़ स्क्रिप्ट कहते हैं, ये 14-15 सेंचुरी में इसका फॉर्मेशन शुरू हो गया था। एट द सेम टाइम इसी 14-15 सेंचुरी में मलयालम स्क्रिप्ट जो है ये स्पेशली इस ग्रंथ स्क्रिप्ट से निकली। तो यहाँ पे ना फैक्चुअल जाओगे, यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट्स हमें लर्न करना है, ठीक है। अब आपको आ जाएगा अर्ली मिडिवल पीरियड की साउथ में कौन सी 3 स्क्रिप्ट थी, ये, ठीक है। देन सब तमिल स्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम किसके टेरिटरी में आया, पल्लवास। क्या टाइम पीरियड है, 7th सेंचुरी। देन मॉडर्न तेलुगु एंड कन्नड़ स्क्रिप्ट 14-15 सेंचुरी, इसी टाइम पे हमको मलयालम स्क्रिप्ट के भी एविडेंस मिले ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या एंशिएंट इंडिया में एक चट्टान पे या एक इंस्क्रिप्शन पे सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट हो सकती है, एक ही लिपि हो सकती है, या हम लोग 2-2 लिपियां यूज कर सकते हैं, 3-3 लिपियां यूज कर सकते हैं? सो आप बताओ, जरूरी है कि सिर्फ अगर ब्रह्मी लिख रहे हैं तो ब्रह्मी होगी, क्या ब्रह्मी खरोष्टी मिक्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो जनरली जब हम बेसिक इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं स्पेशली साउथ इंडिया में, तो क्या एक बार में सिर्फ एक ही लिपि हो सकती है? आपको कुछ इंस्क्रिप्शंस में 2-3 के भी मर्जर के एविडेंस मिलते हैं। ठीक है। सो रिमेंबर, एंशिएंट इंडियन इंस्क्रिप्शंस में हमें ऐसे भी एविडेंस मिले हैं कि देयर आर 2-2 स्क्रिप्ट जो इस्तेमाल हुए, जैसे नॉर्थ वेस्ट में भी हमें ब्रह्मी और खरोष्टी दोनों के एविडेंस मिले। 8th सेंचुरी में पट्टाडकल पिलर इंस्क्रिप्शन है चालुक्यन राजा कीर्तिवर्मन II का, यहां पे हमको संस्कृत भाषा देखने को मिली, सिद्धमातृका स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ, प्रोटो तेलुगु कन्नड़ स्क्रिप्ट भी हमको देखने को मिला। तो एक्चुअली ये भी दिखा रही है सिद्धमातृका इज अ लेटर 6th सेंचुरी स्क्रिप्ट जो हमको गुप्ता में दिखा था। तो ये आपको दिखा रही कि देखो देयर आर एविडेंस साउथ इंडिया में जहां पे नॉर्थ साउथ स्क्रिप्ट दोनों के एविडेंस हमको मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि नॉर्थ स्क्रिप्ट है तो नॉर्थ ही में रहेगा, नहीं, डिपेंड्स कौन राजा कहां पे रूल कर रहे हैं, कौन राजा किस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। स्पेशली पट्टाडकल पिलर इंस्क्रिप्शन में हमको दोनों प्रोटो तेलुगु कन्नड़, मतलब प्रॉपर जब तेलुगु कन्नड़ प्रॉपर फॉर्म में नहीं आए उसके इनिशियल रूप के एविडेंसेस हमको यहाँ पे मिलना शुरू हो गया। अब यहाँ पे डेट्स, सिर्फ और सिर्फ डेट्स, ठीक है। अर्लीस्ट ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन मोस्टली इंक्लूडिंग अशोका, ये हमको प्राकृत में मिला। 1st से 4th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे हमें शिलालेख मिले जिसमें संस्कृत और प्राकृत का इस्तेमाल हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहला प्योर संस्कृत शिलालेख की एविडेंस हमको मिलती है वेस्टर्न क्षत्रप रूलर रुद्रदमन, जिसको हम स्पेशली कहते हैं जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। 4th to 6th सेंचुरी में संस्कृत बेसिक लैंग्वेज हो गया ऑल इंस्क्रिप्शंस का। हाउएवर पोस्ट गुप्ता पीरियड में थोड़ा बहुत आप देखोगे रीजनल चेंजेस आना शुरू हुआ और संस्कृत में थोड़ा बहुत मिक्सिंग जो है ये होना शुरू हुआ। बाय द एंड ऑफ 3rd सेंचुरी से संस्कृत रिप्लेस कर चुका था प्राकृत को नॉर्थ इंडिया के इंस्क्रिप्शंस में। डेक्कन एंड साउथ इंडिया में संस्कृत इंस्क्रिप्शंस प्राकृत के साथ
हमको लेट 3rd एंड अर्ली 4th सेंचुरी में मिले, जैसे नागार्जुनकोंडा इन आंध्र प्रदेश। एट द सेम टाइम 4th to 5th सेंचुरी में हमको प्राकृत के भी एविडेंस मिले और संस्कृत के भी। इसका मैंने ये टेबल बना दिया है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, यही सेम चीज मैंने छोटे में टेबल में लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि अगेन इसको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ये ना हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आपको मान लो कोई इंस्क्रिप्शन आ गया, आपको एलिमिनेशन करने में एक आइडिया होना चाहिए कि यार जब हम इस पीरियड से इस पीरियड की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल कौन से इंस्क्रिप्शन थे, ओवरऑल इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ था, कौन सी भाषा, कौन सी लिपि, किसके किसके एविडेंस मिलते हैं। सो 1st सेंचुरी बीसी में प्योर संस्कृत इंस्क्रिप्शन के एविडेंस मिले। 1st सेंचुरी से 4th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया में हमको संस्कृत प्राकृत दोनों के एविडेंस मिले, ठीक है। 3rd सेंचुरी के एंड में धीरे धीरे संस्कृत ज्यादा दिखने लगा हमको। लेट 3rd और अर्ली 4th सेंचुरी में साउथ इंडिया में संस्कृत प्राकृत दिखने लगे। 4th 5th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया में भी संस्कृत प्राकृत दिखने लगा। एंड 4th to 6th सेंचुरी ऑल ओवर इंडिया में हमको संस्कृत दिखना शुरू हो गया। ये लिटिल बिट एक्स्ट्रा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको पढ़ के जाना है फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपको आता है, ठीक है। तभी मैंने टेबल बना दिया कि आपको दिक्कत ना। साउथ इंडिया में ओल्ड तमिल भाषा और तमिल ब्रह्मी के एविडेंस हमको 2nd सेंचुरी बीसी से मिले। तमिल साउथ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषा के रूप में इमर्ज किया, स्पेशली पल्लवा डायनेस्टीज के अंदर। पल्लवा इंस्क्रिप्शंस में तमिल और संस्कृत दोनों के एविडेंसेस हमको मिलते हैं 7th सेंचुरी ऑनवर्ड से। हाउएवर जब भी आप स्पेशली तमिल और संस्कृत इंस्क्रिप्शंस देखोगे, उसको लिखने का एक तरीका होता था। जैसे ना मान लो फॉर एग्जांपल हम अपने इंस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं कि हम ना ये जीत विष्णु जी को डेडिकेट करते हैं, आप किसी भगवान को इन्वोक कर रहे हो, या आप ना अपने एंसेस्टर्स के वंशज के बारे में कि मेरे फादर ये थे, मेरे दादाजी ये थे, या तो आप ये सब बता रहे हो, या तो जब आप वो पूरा का पूरा चीज एंड कर रहे हो, ये सारी चीजें संस्कृत में लिखी होती थी, ठीक है। एंड जो ग्रांट्स है कि मैंने इतना लैंड ग्रांट इसको दे दिया, मैंने इतने केव्स इसको दे दिए, ये वाला पार्ट तमिल में होता था। तो इस तरीके से संस्कृत और तमिल इंस्क्रिप्शंस आप देखते थे। बहुत सारे तमिल इंस्क्रिप्शंस हमको मंदिरों की दीवार पे भी मिला अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड में साउथ इंडिया में। अर्लीस्ट कन्नड़ शिलालेख लेट 6th to 7th सेंचुरी में हमको मिला। ऑल्सो इसी टाइम पे आप देखोगे प्राइवेट डोनेशंस भी होने लगे, तो बहुत सारे ऐसे कन्नड़ इंस्क्रिप्शंस हमको देखने लगे। वी ऑल्सो हैव एविडेंसेस कि संस्कृत और कन्नड़ ये दोनों भी हमको मिलना शुरू हो गया। एक 12th सेंचुरी की शिलालेख है, ये हमको मिली है कुरगोड़ कर्नाटका में। इस इंस्क्रिप्शन में हमको 3 भाषा के एविडेंस मिलते हैं, संस्कृत, प्राकृत और कन्नड़। ऑल्सो लेट 6th सेंचुरी में भी वी हैव एविडेंसेस कि किस तरीके से तेलुगु एज अ भाषा हमको इंस्क्रिप्शंस में दिखने लगा। तो ये पूरा का पूरा फैक्ट है, ये आपको लर्न करना है। कैसे लर्न करना है, आप ये देखोगे अर्ली कन्नड़ इंस्क्रिप्शन के एविडेंस कहाँ से मिले, अर्ली तमिल इंस्क्रिप्शन के एविडेंस हमको कहाँ से मिले, कहाँ पे संस्कृत और कन्नड़ के एविडेंस मिल रही है, कहाँ पे संस्कृत और तमिल के एविडेंस मिल रही है, कहाँ पे हमें संस्कृत, कन्नड़ और प्राकृत के एविडेंस मिल रहे हैं, किस राजा के पिलर में हमको क्या मिला। ये थोड़ा सा फैक्ट्स आएंगे फॉर एनी वन लाइनर क्वेश्चन जो हमको यहां से आ सकता है। देखो से मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ट बना दिया है। 2nd सेंचुरी बीसी में तमिल ब्रह्मी के एविडेंस मिले। लेट 6th से 7th सेंचुरी में हमें कन्नड़ के स्टार्टिंग एविडेंस मिले। मलयालम इंस्क्रिप्शंस 15th सेंचुरी के टाइम पे मिला। मराठी उड़िया 11th सेंचुरी के टाइम पे मिला। 15th सेंचुरी में हमको गुजराती के एविडेंस मिले। और जो आज जो हम प्रॉपर हिंदी कहते हैं ना, ये स्टार्टिंग फॉर्म इसका हमको एमपी में मिला 13th सेंचुरी के टाइम पीरियड में, ठीक है। अब यहां पे ये वाला पार्ट हो गया खत्म। अब आप यहां पे अपने पीडीएफ को रोक दोगे, अब आप इसको 2-3 बार रीड करोगे। देखो 2 चीज बस याद रखना है, एवोल्यूशन ऑफ भाषा एंड स्क्रिप्ट, ठीक है। जब मैं स्क्रिप्ट की बात कर रही हूं, ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में कब किस टाइम पे हमको क्या मिला, ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में हमें सिद्ध मातृका मिला, फिर हमें देवनागरी मिला, ठीक है, फिर हमें प्रोटो बंगाली मिला, फॉर एग्जांपल 10 to 14 सेंचुरी, 14 to 15 सेंचुरी वी हैव उड़िया, फॉर एग्जांपल मलयालम एंड ऑल दैट, एंड देन 15th सेंचुरी शारदा स्क्रिप्ट कश्मीर। तो एवोल्यूशन। अब सेम चीज साउथ इंडिया में आ जाओ कि अच्छा ठीक है, इस टाइम पे साउथ इंडिया में क्या क्या मिला,
तो कौन सी प्योर संस्कृत स्क्रिप्ट है, कब संस्कृत प्लस प्राकृत एक साथ मिला, कब सिर्फ प्राकृत मिला, कब प्योर संस्कृत मिला, ऐसे। फिर आप साउथ इंडिया में आ जाओ, फिर देखो कि भाषाओं का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो कब हमको सिर्फ संस्कृत के एविडेंस मिले, कब हमको तमिल ब्रह्मी के एविडेंस मिला, ठीक है, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कन्नड़ एंड तेलुगु के एविडेंस हमको कहाँ पे मिले, तभी, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा लर्निंग है ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तभी मैंने आपको ना यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको पीडीएफ में लगता है यार ये बहुत हैवी है, कैसे लर्न होगा, तो सीधे सीधे पीडीएफ के साथ ये वाला पार्ट खोलोगे और इसको ऐसे ही लर्न कर लोगे। रिमेंबर दीज आर अ टेंटेटिव डेट्स कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हो रहा था, ताकि आप एलिमिनेशन, वन लाइनर, किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हो गया खत्म, अब हम इजी पार्ट में चलेंगे, ठीक है। अब हम इंस्क्रिप्शंस को डेट कैसे करते हैं, यहीं से आपका आया था पीवाईक्यू 2024, ठीक है। देखो इंस्क्रिप्शंस में जनरली रेगनल एराज लिखा हुआ है। रेगनल एरा मतलब होता है, जैसे मैं आपको अपनी इंस्क्रिप्शन में लिखूंगी ये मेरा थर्ड रेगनल एरा है, मतलब ये मेरा तीसरा रूलिंग साल है। तो कई बार ये होता था ना, बहुत सारे रूलर्स ये कहते थे कि ये मेरा ना 15वां रूलिंग साल है, और वो लिख देते थे 648 सी। तो आपको पता चल जाएगा रूलर गद्दी पे आए, क्योंकि अगर मेरा 15वां साल 648 है तो मैं गद्दी पे आई 15 साल पहले, तो 648 माइनस 15 कर लो, आपको आ गया एक्चुअल टाइम जब राजा रूल कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जनरली पोस्ट गुप्ता में जो एक्चुअली हमें डेट्स बताते हैं, ठीक है ना। जनरली इंस्क्रिप्शंस में ऐसे रूलिंग एराज लिखे रहते थे। शिलालेख में शब्द, अंक दोनों आप देखोगे लिखा हुआ है। शिलालेख में कभी कभी आप देखोगे सोलार कैलेंडर, लूनार कैलेंडर ऐसे डेटिंग की गई है। किसी किसी में आप देखोगे महीना भी मेंशन्ड है, ठीक है, कौन सा दिवस है, कौन सा तिथि है। कुछ एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल्स जैसे आप देखोगे कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस में लिखा है कि आज सूर्य ग्रहण है बट राजा ये कर रहे हैं। तो इस तरीके के ना आप एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस भी देखोगे, ठीक है, जो आपको इन इंस्क्रिप्शंस में मिलेगा। प्रॉपर तरीका जिसमें हम साल लिखते हैं, डे लिखते हैं, ये 2nd सेंचुरी बीसी में स्पेसिफिकली शुरू होता है ना। ये आपको आया है 2024 में। मैच द फॉलोइंग, जिन्होंने पेपर देखा है, ठीक है ना। इनको हम देखो, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो क्रोनोग्राम्स में लिखे रहते हैं। क्रोनोग्राम्स क्या तरीका है, क्रोनोग्राम्स का मतलब है कि नंबर की जगह ना हमने शब्द लिखा, वो शब्द किसी नंबर के लिए है। जैसे भूमि का मतलब होता है नंबर 1, ठीक है, कार का मतलब होता है नंबर 2, हाथ, लोक का मतलब होता है नंबर 3, वेद का मतलब होता है नंबर 4। तो आपको ये आया था, इन्होंने आपको ये नंबर्स दिए थे, एक कॉलम में था भूमि, कारा, लोक, वेद, और दूसरे कॉलम में था 1 2 3 4, और इन्होंने बोला था मैच करो। इसको कहते हैं क्रोनोग्राम्स। जब हम प्रॉपर शब्द नहीं लिख रहे हैं और मैंने नंबर लिख दिया, या प्रॉपर स्पेसिफिकली आप कोई शब्द लिख रहे हो और वो शब्द किसी नंबर के लिए यूज होता है, इसको क्रोनोग्राम कहते हैं। जैसे ये देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कारा वेद भूमि, मान लो ये शब्द है। अब इसमें आप नंबर्स क्या होगा, कारा वेद भूमि, तो कारा का मतलब क्या है, देखो कारा का मतलब है 2, ठीक है, ठीक है। देन वी हैव स्पेशली वेद, वेदा का मतलब क्या है 4, तो ये हो गया 4, ठीक है। भूमि का मतलब हो गया 1, तो ये हो गया 1। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हम इसको बैकवर्ड पढ़ते हैं। जनरली अगर आपके मेरे सामने 241 है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे 241, लेकिन इंस्क्रिप्शंस में हम इसको पीछे से पढ़ते हैं। तो इसका एक्चुअल नंबर क्या होगा, इसका नंबर होगा 142। तो अब क्या होगा, रादर देन किसी इंस्क्रिप्शन में देखो महीना लिखा है, किसी इंस्क्रिप्शन में एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल है, किसी में सोलार कैलेंडर है, सारी चीजें लिखी है। किसी किसी जगह पे ये क्रोनोग्राम्स होते हैं लेटर इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है, जहां पे इंस्टेंट ऑफ नंबर्स वर्ड्स हैं। अब मेरे इंस्क्रिप्शन में लिखा है कारा वेद भूमि, इसका मतलब है 142। तो हम समझ गए कि अच्छा भाई ये बता रहा है कि 142 ईयर्स या जनरली ये टाइम पीरियड में कुछ हुआ था, तो इसको क्रोनोग्राम्स कहते हैं, ठीक है, जो अभी आपको पेपर में आया था। दूसरा आपको पेपर में यह आया था एग्जैक्ट बैक टू बैक 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन्होंने आपको क्या बोला था, इन्होंने आपको ये एरा दिया था, इन्होंने बोला था इस एरा को क्रोनोलॉजिकली सेट करो, ठीक है, जिन्होंने पेपर देखा है। तो अब आप ये देख रहे हो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस निकल रहे हैं। थोड़ा अब आधा लोग इसको स्किप कर देते हैं कि ये थोड़ी आएगा, बट सी आपको यहां से क्रोनोलॉजी आया। एरास का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं गुप्ता एरा, मीन्स ये गुप्ता रूलर का टाइम है। अगेन हर्ष एरा मतलब हर्षवर्धना का टाइम। तो ये एराज आपको लर्न करने हैं। विक्रम एरा 58 बीसी, शाका एरा 78 सी, ठीक है। देन वी हैव अगेन कालाचूड़ी चेदी एरा 248 सी, गुप्ता एरा मतलब हो गया 319 to 20 सी। तो आपको इंस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा ये गुप्ता एरा है, तो आप
आपको समझ आ जाएगा अच्छा यार ये ना 319 to 320 सी के बारे में बात कर रहा है। कोल्लम एरा 824 सी, ये मोस्टली केरला और तमिलनाडु के इंस्क्रिप्शंस में मिलेगा। चालुक्यन विक्रम एरा 1076, ठीक है, अगेन जो कर्नाटक और आसपास के एरिया में मिलेगा। तो ये अभी आपको क्रोनोलॉजी आया था, इन्होंने आपको दिया था, बोला था अरेंज करो। तो हर देखो एवरीथिंग इज गिवन इन द पीडीएफ एंड लाइक आई टोल्ड यू, अगर एक्चुअली आप यूट्यूब अटेंड कर रहे हो, आप डीपीपीस कर रहे हो, आप हर एक क्लास अच्छे से अटेंड कर रहे हो, नोट्स को अच्छे से पढ़ रहे हो, रट नहीं रहे, हाँ जो लर्न करना है, देखो कुछ एरियाज फैक्चुअल है जो लर्न ही करने पड़ेंगे, बट इन एंड आउट आपको एग्जैक्टली पता है हमारे नोट्स में क्या क्या दिया हुआ है, सही कैसे भी वो सीधा आए, वो टेढ़ा करके आए, उल्टा आए, एनीवे आई शुड नो कि भाई मेरा बेसिक स्ट्रांग है। दैट इज वाई सेट फ्रॉम स्टार्टिंग आप चीजों को इंटीग्रेट करो। यूट्यूब सेशंस, हमारे क्लासेस, डीपीपीज हो गए, इवेंचुअली बैच टेस्ट हो गया, थोड़ा सिलेबस खत्म होगा, हमने मॉक शुरू कर दिया, ताकि जब तक एग्जाम होगा ना आपकी जो प्रेपरेशन है ना वो यहां से यहां चले जाएगी और पता भी नहीं चलेगा प्रेपरेशन कितना जल्दी एनहांस कर गया। ठीक है, देन ये एरास क्या होते हैं? एरास यूजुअली मार्क इंपॉर्टेंट इवेंट, जैसे जैसे आज आपने जीआरएफ क्लियर किया तो आपने बोला ना ये मेरा एरा है, मतलब मेरा युग है। यूजुअली एरास यूज होते हैं जब राजा गद्दी पे आए, उनका राज्याभिषेक हुआ, तो ये एरा शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो जो अधीन शासक है वो भी एरास का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो आप समुद्रगुप्त के अधीन हो, समुद्रगुप्त आपके अधिपति, आपके ओवरलॉर्ड है, तो हमने अपने इंस्क्रिप्शन में लिखा कि ये गुप्त एरा है और हम समुद्रगुप्त के अधीन है, तो ये एरा शब्द ना सबऑर्डिनेट जो अधीन राजा थे वो भी यूज करते थे। ठीक है ना। उसके अलावा अदर एरा इज हर्षा एरा, दैट इज 612, देन 619, 648 सी। उसके बाद गंगा राजाओं का एरा, मोस्टली आप देखोगे 4th to 9th सेंचुरी। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वर्ड टू वर्ड रट्टा नहीं मारना, एक लाइन में एरा और फिर उनके टाइम्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब ये आपको एक बार प्री वाईक्यू आया है, डेट कन्वर्जन। ठीक है, कि हम डेट्स को कैसे चेंज करते हैं। आपको आता है ना बीसीसी, ये डेट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आई थिंक सबको डेटिंग पता है कि सी बीसी क्या होता है। मैं बहुत सिंपल शब्द में कहूं तो डेट का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो वेरी सिंपल कॉन्टेक्स्ट। जब हम डेटिंग करने के लिए आए ना, तो जनरली जो क्राइस्ट का बर्थडे है, जीसस क्राइस्ट, ठीक है, हमने ना उस पर्टिकुलर पीरियड को लिया और हमने बोला कि भाई जिस दिन, जो हमने डिसाइड किया कि भाई इस दिन क्राइस्ट की बेसिकली बर्थ हुई है, उस दिन को हमने स्पेशली 0 लिया। ठीक है, अब उसके हिसाब से हमने डेटिंग जो है ये करना शुरू किया। ये पार्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिकली बीसी। अब मान लो अगर क्राइस्ट, देखो टाइम हमेशा याद रखना एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बोलूं कि आज का दिन मैं पैदा हुई और आज का दिन को मैं 0 लूंगी, ठीक है, अब मेरे से पहले जो हुआ और मेरे से आगे जो होगा इसमें डिवीजन हो जाएगा। तो अगर मैंने लिया क्राइस्ट, एंड आई थिंक सबको है, मैं आपको ये बहुत इजी टर्म्स में समझा रही हूँ। अगर मान लो आज मैंने बोला कि भाई आज क्राइस्ट का बर्थडे, और हम सब हिस्टोरियंस ने, हम सब जनरली एवरीबडी सेड कि भाई हम इस टाइम पीरियड को 0 लेंगे, तो हर वो चीज जो आज के पहले हुआ, जैसे मैं आपको बोलूं तुम 2025 को 0 लेके चलते हैं, तो हर वो चीज जो 2025 से पहले हुआ है वो आ जाएगा बीसी, विच मीन्स बिफोर क्राइस्ट, है ना, कि भाई क्राइस्ट के पहले। एंड देन हम यूज करते थे एडी, जिसको हम कहते हैं एनो डोमिनी, है ना। अब पहले जब आप हिस्ट्री पढ़ते थे तो आप बीसी और एडी पढ़ते थे, ठीक है, 64 बीसी एडी। अब हम बीसी और एडी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि जनरली जब देखो अब हिस्ट्री राइटिंग शुरू हो गया, हिस्ट्री एक्सपैंड हो गया, तो ये ना धार्मिक टर्म्स है, क्योंकि हम क्राइस्ट का बर्थडे को 0 ले लें, बिफोर क्राइस्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा रिलीजियस कनोटेशन था, धार्मिक कनोटेशन थे, तो हर जगह पे ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। तो हमने ना ये धार्मिक चीज यहां से एंगल हटा दिया, हमने ये रिलीजियस एंगल हटा दिया, हमने इसको 0 लिया। एंड टेक्निकली जो पहले हम लोग बिफोर क्राइस्ट कहते थे, अब वो हो गया BCE, विच मीन्स बिफोर कॉमन एरा। अब हमने इसको कॉमन एरा लिया, तो बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, तो ये BC हो गया। और फिर ये हो गया हमारा जो AD था, ये बन गया C, ठीक है, जिसको हमने बोला कॉमन एरा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे को BC में कन्वर्जन करना है तो हम माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? बताओ, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? मान लो मैंने आपको बोला कि भाई ये डेट है BC में और हमें इसको कन्वर्ट करना है BC में, तो हम माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? और अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डेट जो है वो C का डेट को C में कन्वर्ट करना है, तो माइनस करेंगे या प्लस करेंगे?
ये आपको कन्वर्जन आया था एक बार पेपर में, तो आप खुद सोचो, लॉजिक लगाओ। अगर मैं आपको बोलूं कि आज का साल से हम 0 मान के चलते हैं, तो मेरे से पहले जितनी भी चीज हुई है, मैं आपको बोलूंगी कि अच्छा तुम 10 साल पहले कितने एज के थे, तो आप माइनस करोगे ना, 2025 माइनस जब भी आप पैदा हुए हो। तो अगर हमें कोई डेट बीसी में, खुद लॉजिक लगाओ, क्राइस्ट के पहले, ठीक है, तो पहले जो कुछ भी होगा वो माइनस करेंगे ना। मैं आपको बोलूंगी आज से 20 साल पहले तुम कितने एज के थे, तो आप माइनस करोगे। तो फॉर अ डेट जो शुरू होता है बीसी में, हम बीसी माइनस करते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है यार तुम 40 साल बाद क्या करोगे, कितने एज के रहोगे, तो हम आज के एज में प्लस 40 करेंगे ना। मैं आपको पूछूं कि अच्छा बताओ तुम आज का 0 है, बट आगे के 40 साल में तुम कितने एज के रहोगे, तो आप अपने एज में 40 प्लस करोगे। तो फॉर अ ईयर जो सी में शुरू होता है, हम क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे। और यहीं पे आता है आपका कन्वर्जन क्वेश्चन। अच्छा, अब कन्वर्जन क्वेश्चन के लिए एरा याद रखना है, क्योंकि ये एरा आपको नहीं देंगे, तो विक्रम एरा, शाखा एरा आपको लिटरली पता होना चाहिए। अब देखो, अब आपके पास क्वेश्चन आया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि 179 ईयर ऑफ विक्रम एरा, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 179 ईयर ऑफ विक्रम एरा। अब हमें पता है कि विक्रम एरा क्या है, विक्रम एरा इज BCE, 58 BCE। तो अगर मेरे को स्पेसिफिकली 58 BC में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम 179 से माइनस कर देंगे ना, विच इज 58 माइनस कर देंगे, 121 CE हो गया, ठीक है। अब आपको आया 179 ऑफ शाखा एरा, तो शाखा एरा हमारा क्या हो गया, शाखा एरा हो गया 78 CE। सो फॉर अ डेट इन सी हमें क्या करनी, हमें प्लस करना है। तो अगर मैं आपको बोलूं 179 को कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे, प्लस 78 करेंगे, तो ये हो जाएगा 257 C। अब अगर आपको विक्रम एरा और शाखा एरा का डेट ही नहीं पता था, तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा। ये क्लियर है, किसी को भी यहां पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, एनीवन हैज एनी इशू, इज दिस क्लियर। ये बेसिक लॉजिक पे बेस्ड है। मान लो मैंने बोला कि आप ऐसे समझो, मैंने बोला कि आज का दिन को हम 0 मान के चलेंगे कैलेंडर में, ठीक है। तो आज के दिन से पहले, ये याद रखो ना, हमने कहा ना बिफोर क्राइस्ट, कनोटेशन चेंज है, मतलब तो सेम ही है। तो मैंने बोला कि आज का दिन क्राइस्ट का बर्थडे है, आज का दिन हम लोग 0 लेके चलेंगे। तो ये चीजें जो पहले हुई है, लाइक आई टोल्ड यू, आज आप 30 इयर्स के हो, मैं आपको बोलूंगी कि अच्छा यार 20 साल पहले क्या थे, तो आप माइनस करोगे। अगर मैं बोलूं कि ठीक है आज से 20 साल बाद क्या करोगे, तो प्लस करोगे। तो जब भी कन्वर्जन होगा, BC में माइनस करना है, C में प्लस करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। बेसिक डेटिंग, ठीक है, ये आपको 2-3 बार PYQ में आ चुका है कन्वर्जन करने के लिए। बट इस कन्वर्जन का सबसे मेजर हिंट क्या है, यू शुड नो विक्रम एरा, शाखा एरा, ये एरास का टाइम क्या है आपको आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सारे एराज आ जाएंगे, आपको आ जाएगा गुप्त एरा, तो यू शुड नो कि अच्छा भाई ये C है, ये BC है, तभी आप माइनस प्लस कर पाओगे, ठीक है। तो डेटिंग इज क्लियर, एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम, यस शालू। हाँ, एग्जाम में डिजिट देगा, एग्जाम में आपको ये दे देगा कि ईयर 179 को कन्वर्ट करो, ठीक है। दे विल गिव यू विक्रम एरा एंड शाखा एरा। ये जो नंबर हम 58 और ये जो नंबर हम 78 यूज करें ना, ये नहीं देगा, ये आपको जब सब दे ही देगा तो प्लस माइनस तो हम एनी डे कर लेंगे, तभी आपको एरा लर्न करना है। अभी तो क्रोनोलॉजी आ गया, बहुत अच्छी बात है, बट जनरली एराज लर्न करने। आपको ये देंगे कि ईयर 179 ऑफ विक्रम एरा, तो यू शुड नो कि विक्रम एरा क्या होता है। आपको याद जाएगा ईयर 179 ऑफ गुप्ता एरा, तो यू शुड नो ना गुप्ता एरा इज 319 to 320। तो एराज याद करना जरूरी है इस कन्वर्जन के लिए भी, ठीक है। अब इजी पार्ट है, अब एंड के टॉपिक से। अब देखो, जब भी हम इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं, अब बताओ क्या इंस्क्रिप्शन सिर्फ रूलर्स इशू करते थे, या आपकी मेरे जैसे कॉमन लोग भी कर सकते थे, बताओ, ठीक है। सो बताओ, अब इंस्क्रिप्शंस देखो कोई भी इशू कर सकता है। हमारे रूलर ने गुप्ता पीरियड में ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट दिया, उन्होंने इंस्क्रिप्शन बनवाया। आप और मैं प्राइवेट लोग हैं, हमने भी बुद्धिज्म को लैंड ग्रांट दे दिया, तो हम भी इंस्क्रिप्शंस बनवा सकते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस एक होता है ऑफिशियल, विच मीन्स जो राजा, जैसे गुप्ता पीरियड में हो गया कि हमने ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट दिया, फॉर एग्जाम्पल मौर्यन पीरियड में हो गया कि हमने आजीविक्स को केव दिया, तो एक हो गया ऑफिशियल, ठीक है। एक हो गया प्राइवेट रिकॉर्ड, जैसे आप
आपके मेरे जैसे लोग, कि हमने इस ब्राह्मण को लैंड ग्रांट दे दिया, हमने बुद्धिस्ट मोनास्ट्री को लैंड ग्रांट दे दिया, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शन 3 तरीके होते हैं, डोनेटिव दान इंस्क्रिप्शन, डेडिकेटिव समर्पित करना, कोमेमोरेशन स्मरण करना। जैसे डोनेटिव क्या होता है, ये कि भाई राजा ने इस ब्राह्मण को ये इंस्क्रिप्शन दे दिया, मतलब मैंने आपको ये लैंड दे दिया, मैंने आपको ये पर्टिकुलर टेबल डोनेट कर दिया। तो डोनेशन आप देखते हो ना, मंदिरों में लिखा रहता है, कहीं कहीं आप क्लब्स वगैरह में जाते हो कि मंदिर में लिखा रहता है ना, ये घंटी इसने डोनेट किया, ये गेट इसने डोनेट किया, तो ये होते हैं डोनेटिव, ठीक है, कि भाई किसी ने ये दान किया। डेडिकेटिव क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, डेडिकेटिव है समर्पित करना। जैसे आज आपका जीआरएफ क्लियर होता है, आप बोलते हो कि भाई मैं अपना सक्सेस अपने मम्मी पापा अपने भगवान को डेडिकेट करना चाहती हूँ, तो डेडिकेट हो गया स्पेसिफिकली हमारा समर्पित करना। जैसे इंस्क्रिप्शंस में कि भाई फॉर एग्जांपल राजा ने जीत हासिल की, ये हम डेडिकेट करते हैं गरुड़ को, विष्णु को, वासुदेव को, जो इंस्क्रिप्शंस में लिखे, तो ये होता है डेडिकेशन, समर्पित करना, कि जो भी आप बोल रहे हो आप किसको समर्पित करना चाहते हो। एक होता है कोमेमोरेटिव, कोमेमोरेटिव मतलब होता है स्मरणीय। जैसे कोमेमोरेशन कब होता है, जैसे आज आपने जीआरएफ क्लियर किया तो आपको लगा यार ये मेरी लाइफ का बेस्ट डे, मेरे को इसको इतिहास में हमेशा बरकरार रखना है, तो कोमेमोरेशन। जैसे अशोका लुम्बिनी जाते हैं, बुद्धा का बर्थ प्लेस, तो बुद्धा का बर्थ प्लेस जा रहे, ऐसी हिस्टोरिकल डे को हमेशा हिस्ट्री में जिंदा रखना है, तो कोमेमोरेशन। जब ऐसा कोई इवेंट हो जब आपको लगता है यार दिस इज वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग इवेंट, और आपको लगता है यार ये तो इतिहास में जिंदा रहना चाहिए, तो उस पल को आप कोमेमोरेशन में इन स्मरणीय स्पेसिफिकली कि भाई ये वाली इंस्क्रिप्शन, ये वाला केव हम इसको कोमेमोरेट करते हैं इसके याद में, ताकि ये जो इंसिडेंट है उसको हम हमेशा यादों में ताजा रखें, ठीक है। देन शाही लैंड ग्रांट्स, रिमेंबर एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज लैंड ग्रांट्स। मोस्टली आप देखोगे बहुत सारी कॉपर प्लेट्स, एक बार आपको पीवाईक्यू में आया था, कॉपर प्लेट मैक्सिमम क्या बोलता है, मोस्टली लैंड ग्रांट्स, कि राजा ने ये लैंड ग्रांट कर दिया, उसने ये लैंड ग्रांट कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉपर प्लेट्स में ये सारे इंस्क्रिप्शंस रहते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स और धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता था। अब 2 चीज याद रखना, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे प्रारंभिक रेफरेंस कि लैंड ग्रांट्स दिया जाता था ये कहां से आया, तो ऑलवेज रिमेंबर ना लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक पीरियड में हमारे पास ना किताब है, ठीक है, विच इज कॉल्ड ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। ये ऐत्रेय ब्राह्मण किताब ना ये कहती है कि वो प्रीस्ट, वो पुरोहित जो राजा का राज्याभिषेक करता है उसको ना 3 चीज देनी चाहिए। क्या क्या देनी चाहिए, कैटल जैसे मवेशी गाय हो गए, ठीक है, गोल्ड सोना, 1000 पीसेस ऑफ सोना एंड लैंड, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि लैंड ग्रांट्स होते थे, ये इस किताब में लिखा है। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे प्रारंभिक रेफरेंस की लैंड देना चाहिए था, इट इज ऐत्रेय ब्राह्मण। बट ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि जो देखो दक्षिणा तो आप देते ही हो, बट ऐसा कि स्पेसिफिकली लैंड ग्रांट करें और कोई सोर्स इसको सपोर्ट नहीं करता है ना। बट ये बुक है। अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे प्रॉपर रेफरेंस कि हम लैंड ग्रांट्स देते थे और हम टैक्स की छूट देते थे, मतलब हमने लैंड दे दिया, हमने जमीन दे दी, मैंने आपको बोला कि तुम ना ये जमीन रख लो, लेकिन मैं तुमको कुछ टैक्स एग्जेम्पशन दूंगी या कुछ और छूट दूंगी, जैसे टैक्स मत दो, या कभी कभी क्या होता था ना लैंड्स के साथ सतवाना टाइम पीरियड में और भी छूट मिलती थी। जैसे मान लो अगर मैंने आपको लैंड दिया तो जैसे आर्मी के लोग हैं ना कहीं से भी चले जाते हैं, फसल खराब कर देते हैं, वो नहीं जा पाएंगे, कोई प्रशासनिक आदमी आपको तंग नहीं करेगा, नमक के लिए आपके एरिया में खुदाई नहीं होगी, तो ऐसे भी छूट जो है वो दिए जाते थे। इसका रेफरेंस हमको सतवाहनास और शाका शत्रप से मिलता है, जो हमें, और आप नासिक इंस्क्रिप्शन देखोगे जो सतवाहनास टाइम पीरियड में, इसमें हमें ये सारा रेफरेंस मिलता है। देन बहुत सारे रॉयल शिलालेख शुरू होते हैं प्रशस्ति से। प्रशस्ति मतलब होता है तारीफ, कि हमारे राजा तो भगवान ऑन अर्थ, जैसे समुद्रगुप्त को बोला जाता है ये गॉड ऑन पृथ्वी है, इनको यम के साथ कंपेयर किया जाता है, कुबेर के साथ किया जाता है, इंद्र के साथ किया जाता है। तो इस तरीके से वेल नोन एग्जाम्पल इज हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरावेल, ठीक है, कलिंगा के राजा। ये अभी आपको 2024 एग्जाम जो कैंसिल हो गया था उसमें आया था कि खरावेल जो है ये कहाँ के राजा थे। एंड इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त की, ये तारीफों से शुरू होती है, ठीक है। अब नाउ हम लोग लास्ट पार्ट में चलेंगे जहां पे हम क्या करेंगे, हम कुछ इंस्क्रिप्शंस के एविडेंस देखेंगे। रिमेंबर ये बेसिक इंस्क्रिप्शन है, अभी डायनेस्टी वाइज इंस्क्रिप्शंस हम अलग करेंगे। अब कुछ इंस्क्रिप्शंस है जो आपको बता रहे हैं कि हाँ यार इरिगेशन होता था,
कुछ शिलालेख जो कहते हैं कि हाँ यार म्यूजिक था, कुछ इंस्क्रिप्शन कहते हैं कि कोई पेट, जैसे आज आपके पालतू डॉग हो गए, पेट डॉग्स हो गए, उसके बारे में रेफरेंस देते हैं। कुछ इंस्क्रिप्शन कहते हैं हाँ यार डांस भी होता था। तो ये ना कुछ बेसिक इंस्क्रिप्शन है, जनरल हिस्ट्री की इंस्क्रिप्शन जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली इंस्क्रिप्शन जो बाद में भी पढ़ेंगे, इट इज रुद्र दमन की इंस्क्रिप्शन। ठीक है ना, रुद्र दमन की इंस्क्रिप्शन जो है ये हमको एविडेंस देता है सुदर्शन लेक का। अब ये आपको ये बताता है कि देखो यार इरिगेशन कितना इंपॉर्टेंट था, कि प्रॉपर ऐसे ना लेक जो है ये बने। और सुदर्शन लेक और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में आपको मौर्याज और गुप्तास दोनों के रेफरेंस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मौर्य टाइम पे ये बना तो आपको चंद्रगुप्ता का रेफरेंस मिला। बट गुप्ता टाइम पीरियड में क्या होता है ना, बहुत बारिश होती है और ये जो झील है ना ये फट जाता है, तो रिपेयरिंग होता है। तो आप देखोगे गुप्ता रूलर का भी नाम है। तो सबसे पहले ना आप देखोगे स्कंद गुप्ता के टाइम पीरियड में फिर से इसकी मरम्मत हुई थी। तो ये इंस्क्रिप्शन आपको एविडेंस दे रहा है। और आप देखो इंस्क्रिप्शंस आपको हर कुछ बताते हैं। अगर हम एक्चुअली सारे इंस्क्रिप्शंस देखें, कौन सा प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स क्या है, गुप्ता पीरियड में तो हर कुछ ही इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो ये इंस्क्रिप्शन है जो इरिगेशन, आपको खेती बाड़ी और सिंचाई के बारे में बताती है। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 1 लाइन। बहुत सारे ऐसे भी इंस्क्रिप्शंस और मेमोरियल स्टोन है स्पेशली साउथ इंडिया में, जो हमने लोगों के ना यादगार में लगाना शुरू किया। स्पेशली जैसे ना मान लो कोई वॉरियर है जो लड़ रहा है बट उसकी ना युद्ध के फील्ड में मृत्यु हो गई, तो उसके बिहाफ में, उसकी मेमोरी में, उसके हीरोइज्म को बेसिकली प्रॉपर को मेमोरेट करने के लिए हमने ऐसे छाया स्तंभ बनाए। तो आंध्रा रीजन में ये स्टोन्स को हमने छाया स्तंभ बोला। नागार्जुनाकोंडा में ऐसे बहुत सारे मेमोरियल स्टोन्स है, राजा रानी। आप एक चीज याद रखना, आपको आ जाएगा सिर्फ राजा रानी नहीं, राजा रानी, सोल्जर, कोई चीफ हो गए, कोई कारीगर हो गए, सबके नाम पे ऐसे स्टोन्स है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस, 12 फीट हाई हमको एक लाइमस्टोन का स्तंभ मिला। इसमें 29 शाही महिलाओं का रेफरेंस है। ये इंस्क्रिप्शन में कहा जाता है इक्ष्वाकु राजा थे चंतमुलंद फर्स्ट, इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी क्वीन, इनकी मम्मियां, इनकी बहन सब इनके लिए शोक मना रहे हैं। तो 29 शाही महिलाओं का रेफरेंस है। वन ऑफ द रेयर इंस्क्रिप्शंस एंशिएंट इंडिया का। देन मेमोरियल स्टोन्स में नागार्जुनाकोंडा मेमोरियल स्टोन्स, ये एक कारीगर के लिए बना हुआ था। ठीक है, इसमें कारीगर का नाम है कि इनका नाम स्पेशली कारीगर का था मूलभट्ट और ये आए थे पवायाता से। देर इज मेमोरियल फॉर पेट। आप देखो कि पालतू जानवर का, बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंस्क्रिप्शन है। एक हमें इंस्क्रिप्शन मिली है स्पेशली गोलरा हट्टी से। ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन में कहा जाता है कि ये जैसे ये देख रहे हो ऐसे मेमोरियल स्टोन होते थे, कि ये ना मेमोरियल पत्थर बनाए किसके लिए। एक ना शिकारी कुत्ता था जिसका नाम पुनीशा था, इसको एक जंगली भालू, एक जंगली सुअर ने खा लिया जिससे इसकी डेथ हो गई। ऐसे दूसरा हमको एक स्टोन मिला है अतनूर में। ये अतपुर जो है इसमें बोला है कि भाई एक डॉग था जिसका नाम काली था। अगेन हंटिंग में वाइल्ड सुअर इस कुत्ते को खा जाता है। तो देर आर मेमोरियल स्टोन्स, याद रखना, राजा रानी से लेके पेट डॉग से लेके चीफ से लेके कारीगर से लेके सबके लिए है, सिर्फ राजा रानी या शाही लोगों के लिए नहीं ना। और देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंस्क्रिप्शन है, एक 12th सेंचुरी का ना हमको शिलालेख मिला तंबूर में। ठीक है, इस शिलालेख में ना कदम्बा डायनेस्टी जो गोवा में, हम पोस्ट गुप्ता में डायनेस्टी करेंगे, इसके बारे में रेफरेंस है। ये इंस्क्रिप्शन कहती है कि राजा का ना एक पालतू तोता था। ठीक है, इस तोता को ना एक बिल्ली ने खा लिया शाही महल में। और ये इंस्क्रिप्शन कहती है कि जब बिल्ली ने तोता को खाया, राजा का पालतू तोता था, तो राजा को इतना बुरा लगा, उनको इतना ज्यादा गम हो गया कि राजा ने सुसाइड कर लिया, वो खुद को मार दिए क्योंकि बिल्ली ने उनके तोते को खा लिया था। अब बताओ ऐसे रेयर एविडेंसेस ऑफ हिस्ट्री हमको कहां मिलेंगे? तो ये सब हमें एविडेंस दे रहा है। दूसरा, देर इज एन एविडेंस फ्रॉम शिकारीपुर। ये जो शिकारीपुर है ये हमको एविडेंस देता है कैसे महिला दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की लाइफ जो है ये दे देती है। ठीक है, देन देर आर एविडेंस ऑफ डांस एंड म्यूजिक। 7th सेंचुरी शिलालेख, कुडिमयनमलाई शिलालेख, ये हमको 7 क्लासिकल राग के एविडेंस देते हैं। तमिलनाडु में डांस के शिलालेख मिलते हैं, नटराज टेम्पल के गेट पे स्पेसिफिकली जो चिदम्बरम में, यहां पे हमको नाट्य शास्त्र भारत मुनि के वर्सेस और 108 ऐसे मूर्तियां हैं जिसमें डांसिंग पोजेस हैं। तो यहां पे म्यूजिक और डांस के भी शिलालेख हमको देखने को मिलते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग शिलालेख इज कि एंशिएंट इंडिया में कोई थिएटर था।
थिएटर का मतलब ये थिएटर नहीं जब मूवी देखते हो, जैसे थिएटर्स का मतलब होता है जैसे प्ले हो रहा है, कोई प्ले हो रहा है, आप इमेजिन करो कि ना ऐसी खुली जमीन है, खुला एरिया है, और आप वहां पे ना चांदनी रात है और ऐसे 10-12 लोग बैठे हुए हैं, जैस्मिन का फूल आप अपने गले में लटकाए हो, और कोई कवि है जो कविताएं बोल रहा है, आप मौज मस्ती करो, इस तरीके का थिएटर ना। रामगढ़ हिल्स इन छत्तीसगढ़ स्पेसिफिकली, ये हिल्स के आसपास आप जाओगे, यहां पे आपको केव्स मिलते हैं, सीताबेंगा एंड जोगीमारा केव्स। यहां पे प्राकृत में चीजें लिखी गई हैं, ब्रह्मी लेटर्स में है। जब आप ये केव घुसते हो, बहुत सारे आपको ना ऐसे चट्टान के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे और 2 लाइन इंस्क्रिप्शन। जनरली कहा जाता है कि हो सकता है, लाइक आई टोल्ड यू, उस समय जो पोएट है वो कविताएं बोल रहे हैं, लोग जैस्मिन का फ्लावर लेके आराम से बैठे हुए मजे कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से। इंस्क्रिप्शन जनरली तो मिट चुका है, इस इंस्क्रिप्शन में ये कहा जाता है कि शायद ये एंशिएंट थिएटर था जहां पे पोएट परफॉर्म करते थे और लोग इंजॉय करते थे। जोगीमारा केव सीताबेंगा के दक्षिण में, यहां पे 5 लाइन इंस्क्रिप्शन मिला, लिखा हुआ है सुतानुगा बाय नेम अ देवदासी, कि सुतानुगा नाम से एक देवदासी नव युवकों में उत्कृष्ट देवदीना, जिसका नाम रूपाध्यक्ष था, उससे प्रेम करता था। अब ये एग्जैक्ट लाइन हमने डिसाइफर किया। बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि देवदासी शब्द का जो मतलब होता है, और इस पीरियड में जो देवदासी शब्द यूज हुआ है, मोस्टली वो मतलब से यूज नहीं हुआ है। दूसरा, अब हमें ये नहीं पता कि स्पेशली रूपाध्यक्ष कौन है। रूपाध्यक्ष वो हो गया जो रुपए से डील करता है, बट यहाँ पे रूपाध्यक्ष का अलग मतलब भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली ये लाइन कहना क्या चाहती है हमें नहीं पता, ठीक है। रूपाध्यक्ष खुद भी जो मूर्ति बनाता है, जो लिपि वाला है, जो सिक्कों के साथ है, बट इट कुड बी कि मे बी ये पेंटर या आर्टिस्ट है। तो इस तरीके से ना ये केव्स हमको एविडेंस देते हैं कि एंशिएंट इंडिया में थिएटर स्ट्रक्चर भी थे। जैसे ये देखो, इस तरीके से आप जब केव्स और गुफाओं से जाओगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको मिला, और ये इंस्क्रिप्शंस जो है ये हमको वहां से मिले, ठीक है ना। इन दी एंड इंस्क्रिप्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम शिलालेख क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि शिलालेख हमको सब कुछ बताते हैं। फ्रॉम राजनीतिक हिस्ट्री आप देखोगे इंस्क्रिप्शंस में लिखा है कि मैंने इस रूलर को हराया, मैंने इस एरिया को कब्जा किया, ये मेरा कैपिटल है। तो सबसे पहले राजनीतिक हिस्ट्री, इंस्क्रिप्शंस एक्चुअली टेल यू जो हुआ है। अगर ये इंस्क्रिप्शन मेरे को, मान लो मैं रूल करती हूँ पुणे रीजन में, ठीक है, बट साउथ इंडिया में भी ना कोई एक इंस्क्रिप्शन है जो बता रहा है कि एक टाइम पे ये वाला एरिया मेरा था, इट कुड बी ट्रू। तो कहीं ना कहीं बुक्स में जिसमें ज्यादा बायसनेस हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस भी बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, बट इंस्क्रिप्शंस ना एक तरीके से आपको कंटेम्प्रेरी इवेंट बना रहे हैं। जैसे राजा ने लिखा कि जैसे मॉडर्न पीरियड में कि ब्राह्मणों के साथ अच्छे से पेश आओ, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, धम्मा की सेरेमनीज करोगे तो इस लाइफ में भी अच्छा होगा, नेक्स्ट लाइफ में भी होगा। तो ये एक्चुअली बता रहा है ना कि चल क्या रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन सेम, राजा अपना टाइटल देते हैं। आप देखोगे किसी किसी इंस्क्रिप्शंस में एराज लिखा रहता है, आप देखोगे स्पेशली सिक्कों में टाइम डे ईयर लिखा रहता है, इंस्क्रिप्शन में ईयर लिखा रहता है। तो ये आपको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। कई बार इसमें लिखा रहता है मैंने उस डायनेस्टी के रूलर को हराया, जैसे समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति, मोस्ट ऑफ दी समकालीन कंटेम्प्रेरी रूलर्स का जिक्र है। तो ये सारे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमको पता लगते हैं। ड्यूरेबिलिटी देखो यार, पेज फट सकता है, बट अगर मैंने कॉपर प्लेट में कुछ लिखा है, ठीक है, अनटिल अनलेस कुछ प्रॉपर भूकंप ना आ गया हो, वो फेंका गया हो, या प्रॉपर ज्वालामुखी ना फटे हो, जनरली ये सारे कॉपर प्लेट्स या ये सारे इंस्क्रिप्शन ज्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्ट करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री स्पेशली गुप्ता पीरियड में, गुप्ता पीरियड में आप देखोगे देयर आर एविडेंसेस, कुमार अमात्यास, जितने भी गुप्ता पीरियड के ऑफिसेस हैं सबका सील्स में रेफरेंस है, भुक्तीज का रेफरेंस है, गवर्नर्स का रेफरेंस है। गुप्ता पीरियड में देयर इज रेफरेंस की डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रशासन जो है ये लैंड बेचता था। तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री हमको पता चलती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, स्पेशली गुप्ता पीरियड में तो और ज्यादा। ऑल्सो बाकी सारे डायनेस्टीज भी अपने जैसे आप देखोगे वेस्टर्न गंगास की हम बात कर रहे हैं, आप सोमावंशीज की बात करोगे, तो मोस्ट ऑफ दी डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शंस में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। कंटेम्प्रेरी, लाइक आई टोल्ड यू, मैंने अपने इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि भाई मैं बुद्धा से मिलने गई, विच मीन्स कि ये सेम टाइम पीरियड की कहानी है। समुद्रगुप्त ने लिखा कि मैंने हस्तिवर्मन को हराया, तो विच मीन्स कि हस्तिवर्मन समुद्रगुप्त सेम टाइम पे थे। तो ये सारे पता चलते हैं कौन से डायनेस्टीज कब हैं, जो और डेट्स को कंफर्म करते हैं, ठीक है।
इकोनॉमी, दे ऑल्सो टेल यू अबाउट इकोनॉमी, स्पेशली अर्ली मिडीवल टाइम पीरियड में भी इरिगेशन हो रहा है, उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल ये चीजें हो रही हैं, सब चीज का रेफरेंस आपको इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलेगा। हम लैंड ग्रांट्स दे रहे हैं, अब इंस्क्रिप्शंस में लिखा है कि कौन के जो गिल्ड्स है, गिल्ड्स मतलब एसोसिएशन, कि वो लोग जो कौन बेचते हैं उनका एसोसिएशन डोनेशन दे रहा है। इसका मतलब है कि यार इनकी आर्थिक स्थिति ठीक है ना, आप डोनेशन तभी दोगे ना जब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है। मेरे पास कुछ खाने को नहीं है तो मैं 10 लाख का डोनेशन तो नहीं दे सकती हूँ। अगर मैंने 10 लाख का डोनेशन दिया विच मींस कि मेरे पास पैसा तो होगा, तो ये आपको आर्थिक स्थिति भी दिखा रहे हैं ये डोनेशंस जो हो रहे हैं। उसके अलावा दिस ऑल्सो शोज रिलीजन, आप देखोगे जैसे कदम्बा डायनेस्टी की इंस्क्रिप्शंस में जैनिज्म का रेफरेंस है, आप देखोगे सूर्य वर्शिप का रेफरेंस है, तो उसमें लिखा है कि ये राजा ने जैन मंदिर के लिए ये जगह दी, इस राजा ने, इस तीर्थंकर के वजह से ये राजा गद्दी पे आए। तो देयर आर लॉट ऑफ डायनेस्टीज जो हमको रेफरेंस देते हैं कि भाई इस रिलीजन को ये फॉलो कर रहे थे, तो हमको ये भी पता लगता है कि अच्छा इस टाइम पे ये रिलीजन चल रहा था, इस टाइम पे ये रिलीजन पॉपुलर था। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हमने अभी देखा, फ्रॉम डांस टू म्यूजिक टू थिएटर, ये सारी चीजों का भी रेफरेंस देते हैं। एंड स्ट्रैटिफिकेशन, देयर आर लॉट ऑफ इंस्क्रिप्शंस जो आपको पीरियड वाइज एविडेंस देते हैं, जैसे प्रॉपर आप मौर्य से जब पोस्ट गुप्ता कैसे सोसाइटीज कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं, ये सारे अलग अलग लेयर्स ऑफ हिस्ट्री भी हमको इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता लगते हैं। ये तो असर्शन रीजनिंग में आएगा अगर आएगा तो, वरना ये नहीं आएगा। दिस इज टू इजी टू कम कि इंस्क्रिप्शंस हमको क्या बताते हैं। बट आजकल आप 5 लाइनर स्टेटमेंट क्वेश्चंस देखोगे ना तो 1 लाइनर इधर से अपने को आ जाता है, तो अगर आएगा तो वेल एंड गुड। सो यहाँ पे ये टॉपिक हमारी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। इज देयर एनीवन हु हैज अ प्रॉब्लम? ये आपकी होमवर्क क्वेश्चन है। कौन सी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम तमिलनाडु हमको 7 क्लासिकल राग के एविडेंस देते हैं? ठीक है, सो वी हैव कुडिमियन मलाई, सौगोरा, हाथी गुम्फा एंड नागार्जुना कोंडा इंस्क्रिप्शन। अब इसको पढ़ना कैसे? ठीक है, सबसे पहले शुरू से शुरू करना, पीडीएफ को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करना जैसे हमने किया। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशंस मतलब लाइक आई टोल्ड यू, एपिग्राफी जो है ये क्या होती है। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस जो है ये क्या, एक एक लाइन में। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, एपिग्राफी क्या होती है, फर्स्ट। ठीक है, देन सेकंड आ जाओ, ये हो गया। अब आ जाओ बेसिक क्रोनोलॉजी। अब क्रोनोलॉजी में 3 तरह की क्रोनोलॉजी करनी है। ठीक है, पहला कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो हम पढ़ चुके हैं, कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो हम नहीं पढ़े हैं, विच इज नॉट डिसाइफर्ड। ठीक है, अब याद रखना अनुराधपुर इन श्रीलंका में हमको क्या मिला है, एकदम फिंगर टिप्स पे। ठीक है, फिर आ जाओ बेसिक एवोल्यूशन। ठीक है, कि सिद्धमत्रिका कब आई। ठीक है, देन 10th सेंचुरी में देवनागरी। ठीक है, देन 10 to 14th सेंचुरी फॉर एग्जांपल प्रोटो बंगाली। ठीक है, देन 14 to 15th सेंचुरी वी हैव उड़िया, मैथिली, एंड देन 15th सेंचुरी हो गया शारदा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ साउथ इंडिया में, कि जब तमिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अर्ली तमिल रेफरेंस हमको कहाँ मिला, किस टाइम पीरियड में कन्नड़ के रेफरेंस मिले। ठीक है, अर्ली तेलुगु रेफरेंस हमको कहाँ मिला, किस इंस्क्रिप्शन में हमको तमिल और कन्नड़ दोनों देखने को मिल रहा है, तमिल ब्रह्मी का कॉन्सेप्ट क्या है। अगेन संस्कृत कब हमको अकेला इंस्क्रिप्शंस में मिला, कब संस्कृत प्लस प्राकृत मिला, इस तरीके से बेसिक डेट्स। बट यहाँ पे थोड़े रूलर्स के नाम भी आ जाएंगे, है ना, कि किस पल्लवा रूलर के टाइम पे क्या मिला, किस पिलर में क्या मिला, ये हो गया। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए हमारे नोट्स में जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिया है, आप इसको सीधे सीधे ये फ्लो चार्ट से लर्न कर लेना, इट विल बी इजी। पीडीएफ पढ़ लेना, अगर लगता है बहुत ही कंफ्यूजिंग है तो वही सेम चीज मैंने आपको छोटा फ्लो चार्ट में दे दिया है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यही वाला थोड़ा मुश्किल वाला एरिया है, क्योंकि थोड़ा क्रोनोलॉजी है और आपको वो लर्न करना है। ठीक है ना, फिर इधर आ जाओ, ब्रह्मी का लॉजिक क्या है। ठीक है, एंड देन वी हैव खरोष्टी, जनरली इनके बारे में हो गया। फिर फोर्थ आओ, इंस्क्रिप्शन को डेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो डेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्रोनोग्राम्स अभी हमने किया, ये क्या होता है। ठीक है, क्या सिंबल्स लिखे जाते हैं, क्या नंबर लिखे जाते हैं, ये सारा डेटिंग हो गया। ठीक है, कैसे डेट्स कन्वर्जन करने। फिर आ जाओ 5th नंबर, बेसिक इंस्क्रिप्शन के टाइप्स क्या है, व्हाट आर द टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, उसके बाद 6th आ जाओ, जो बेसिक हमने इंस्क्रिप्शन के एग्जांपल्स किए हैं। ठीक है, आर्ट, लिटरेचर, पेट डॉग, मेमोरियल स्टोन्स, ये सारी चीजें हो गई। एंड इन द एंड, हाउ डज इंस्क्रिप्शन हेल्प इन ट्रेसिंग हिस्ट्री। ठीक है, तो हम हिस्ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इंस्क्रिप्शंस की मदद से। ये लास्ट हो गया, इसके बाद आप इसको खत्म कर दोगे टॉपिक को। रिमेंबर ये बेसिक है, अभी आगे डायनेस्टीज में हम इन इंस्क्रिप्शंस को और डिटेल में करेंगे पीरियड वाइज। दीज आर ऑल द बेसिक्स जो आपको पता होना चाहिए। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, इज एवरीथिंग क्लियर?
कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पे एवरीबडी? ठीक है। एंड रिगार्डिंग द यूट्यूब एवरीबडी डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, आपकी नई बैच शुरू हो रही है, आपके लिए नया यूट्यूब सेशंस आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, जहां पे हम शुरू से प्रिपरेशन करेंगे एंड धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे यूट्यूब अटेंड करना है। अभी 10 तक आप छोड़ दो, क्योंकि अभी हम मैराथन सेशंस कर रहे हैं जब तक ये एग्जाम खत्म नहीं होता है। वंस 10th इज ओवर, फिर शुरू से जून के लिए हम नया बैच शुरू करेंगे, नया यूट्यूब सेशन। तो मैं आपको क्लास में बता दूंगी कब से आपको अटेंड करना है और कैसे करना है, ठीक है। सो टिल हियर एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम? इज दिस क्लियर? किसी को कोई भी दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ऑल गुड टू गो? सो फर्स्ट 2 टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री आर क्लियर। सबसे पहली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड मेथड्स में किसी को दिक्कत है? दूसरा इंस्क्रिप्शंस में बेसिक समझ आ गए, किसी को कोई भी दिक्कत है? इज इट फाइन? ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ना फैक्चुअल एरिया से, जैसे अब कब संस्कृत है कब प्रकृत है, ये आपको लर्न करनी है। तो प्लीज आप ना इधर फ्लो चार्ट वाला जो सेक्शन है उससे सीधा लर्न करें। एक बार वो मैनेज हो गया, फिर मुझे नहीं लगता इस पीडीएफ में और भी कोई दिक्कत है। थोड़ा सा फैक्ट्स आपको स्टार्टिंग से मेंटेन करना है। रिमेंबर एंशिएंट में कुछ फैक्ट्स आएंगे जिसको लर्न करना पड़ेगा। वी कांट डू एनीथिंग बट स्मार्ट स्ट्रैटेजी से हमें वो चीजें लर्न करनी है, ठीक है। Anyone has any problem? Yes, sorry, I forgot. I will get the link tomorrow. हाँ, however, you can go to Telegram, go to the search option, just write Shubhangi Priya ma'am PW, आपको दिख जाएगा। अगर नहीं दिखेगा ना, कल 1 बजे की क्लास में I will get it. There was some problem in the code, so we are getting it checked. ठीक है, I will get it tomorrow. वरना टेलीग्राम पे चले जाओ, शुभांगी प्रिया मैम PW आपको दिख जाएगा, वहां पे ज्वाइन करो। वरना कल I will get it in 1 PM क्लास। चलो, हिंदी PDF of what? सुनीत, सुनील, हिंदी गाइज वन थिंग, ओके, सारे नोट्स के हिंदी इंग्लिश पीडीएफ आपको दोनों मिलते हैं, ठीक है। ये वाली जो नोट्स आप स्पेसिफिकली पढ़ रहे हो इसमें तो ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश है आपके। जो दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू, आप बैच को पहले तो पूरा का पूरा जो ऐप है उसको ठीक से एक्सेस करो। आपके स्टडी नोट्स हिंदी में भी आ रहे हैं, इंग्लिश में भी आ रहे हैं, दोनों मीडियम में आपके स्टडी नोट्स अवेलेबल हैं। तो प्लीज गो एंड डाउनलोड द प्रॉपर नोट्स। क्लास में हिंदी इंग्लिश दोनों है, नोट्स में भी हिंदी इंग्लिश दोनों है। द पीडीएफ इज इन बोथ, सो प्लीज गो एंड डाउनलोड द राइट पीडीएफ। इसका मतलब है कि आपने ऐप को ठीक से अभी तक देखा ही नहीं है, यू डोंट इवन नो। पहले एक दिन ना पूरा जाके ऐप का इंटरफेस को समझो। आपके पास डेमो वीडियोस हैं, प्लीज गो एंड लुक एट दोस डेमो वीडियोस, ठीक है। एंड प्लीज डाउनलोड द करेक्ट नोट्स। नोट्स हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, और ये तो ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। गो थ्रू कर लो, अगर कोई दिक्कत होगी तो वी विल गेट इट चेक, ठीक है। यस, सो विद दिस वी विल एंड द सेशन। आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, आप इसको अपने स्पीड के हिसाब से बार बार देख सकते हो। क्लास एक पर्टिकुलर स्पीड में ही चलेगी। मैं आपको हर क्लास के बाद, हर पर्टिकुलर टॉपिक के बाद पूछती हूँ आपको समझ आया नहीं आया। इफ यू डू नॉट से एनीथिंग, सो हाउ एम आई सपोज टू नो कि आपको नहीं समझ आ रहा है। अगर आपको पहली बार पढ़ रहे हो तो कई बार होगा कि आपको एक बार चीज समझ नहीं आ रही, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखो, आपको नहीं समझ आ रहा है आप पूछो, ठीक है। अब ये छोटी सी क्लास को हम 4 घंटा नहीं लेके जा सकते ना, क्योंकि देयर इज अ प्रॉब्लम इन द स्पीड। क्लास गोज अकॉर्डिंग टू द स्पीड। इफ यू थिंक आप 2-3 बार उसको देख लो, एंड अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ हर 3 स्लाइड के बाद कि इज देयर एनी प्रॉब्लम, कैन वी मूव फॉरवर्ड, तो आपको बोलना पड़ेगा। मेनी स्टूडेंट्स डोंट से एनीथिंग, तो ऑब्वियसली फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो यू हैव टू स्पीक अप। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अगर आप बोलोगे नहीं तो समझ कैसे आएगा। जस्ट सेइंग क्लास इज गोइंग फास्ट डजंट मेक सेंस ना। आपने एक बार भी नहीं बोला कि आपको किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो क्लास तो आगे बढ़ेगी ना। वी कांट स्टैंड डूइंग 4 पीपीटीज एंड यू गेट द रिकॉर्डिंग, तो आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार अपनी स्पीड के हिसाब से देखो, ठीक है। चलो, सो विद दिस एवरीबडी वी विल एंड द सेशन। ब्राउज द ऐप वेरी वेल। और मैं आपको एक और सजेशन देती हूँ, देखो अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मेरे को डीपीपीज नहीं मिल रहे हैं, आपको लगता है मेरे को ना समझ नहीं आ रहा है नोट्स कैसे डाउनलोड करना है, मेरे को पीवाईक्यू समझ नहीं आ रहा है, आप डाउट सेक्शन में जाओ, आप वहां पे लिख दो प्लीज टेल मी कि हिंदी नोट्स कहाँ पे अवेलेबल है, प्लीज टेल मी कि पीवाईक्यूज कहाँ अवेलेबल है। तो हमारी टीम क्या करेगी, वो आपको एक रिकॉर्डिंग दे देगी या वो आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देगी। तो ऐसे में क्या होगा, आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी। तो जो
फर्स्ट 4 डेज आपके इंट्रोडक्टरी सेशंस चले थे, आपको उसी समय पूरे ऐप को समझ लेना चाहिए था, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी टेक्निकल ग्लिच, आपको लगता है यार मेरी ये क्लास नहीं खुल रही, आप सीधा डाउट सेक्शन में जाओ, विद इन 4 to 5 मिनट सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। आपको वेट भी नहीं करना है कि आप अगले दिन आओ 1 बजे मेरे से पूछो। सो विद इन 4 to 5 मिनट्स योर डाउट्स विल गेट रिजॉल्व। तो कोई भी दिक्कत है, जैसे अभी आपको पता नहीं था हिंदी नोट्स है, हिंदी नोट्स, इंग्लिश नोट्स सारे, ये भी पीडीएफ आपको मिलता है, दोनों मिला के आपके स्टडी मटेरियल्स फ्रेम होते हैं, ठीक है। डीपीपीज 1 2 3 4 सारे डीपीपीज रहेंगे। अगर डीपीपी में कुछ गड़बड़ है, आप सीधा सीधा डाउट्स में लिख दो, आई विल गेट ऑल ऑफ दैट सॉर्टेड विद इन 4 to 5 मिनट्स, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच गाइज, गो थ्रू दिस, आई होप बोथ ऑफ दीज क्लासेस आर क्लियर। देखो आपके पास ना रिकॉर्डिंग है, कई बार आपको लगेगा मेरे को ये समझ नहीं आया, या तो आप क्लास में पूछो, और अगर मान लो आपको लगता है कि एक बार घर पे देख लेंगे, आप घर पे देखो, 2-3 बार आप इसको देखो, आप स्पीड कम कर लो, स्पीड ज्यादा कर लो, ये आपके पास एक्सेस है ना। फिर अगले दिन कोई भी दिक्कत होगी आप मुझसे पूछ लो, या आपको लगता है डाउट सेक्शन पूछना, आप डाउट सेक्शन पूछ लो, ठीक है। आप टेंशन मत लो किसी भी चीज का, आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, एक बार ऐप को अच्छी तरीके से देख लो कहाँ पे क्या मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज डाउट सेक्शन में लिखो, 24/7 डाउट रेजोल्यूशन है, हर चीज का रेजोल्यूशन है, तो पूछो, एक्सेस कर लो, पता होना चाहिए हैंडी कहाँ पे क्या अवेलेबल है, ठीक है। ताकि ये ना हो कि प्रिपरेशन शुरू कर दिए बट आधे मटेरियल्स जो अवेलेबल है उनके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो पहले ये सब अरेंज कर लो, ऐप अच्छे से समझ जाओ। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम यू मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, तो ये सब एक बार अच्छे से देख लो, क्लासेस गो थ्रू करो, कोई भी दिक्कत होगी आप मुझे बताओ, ठीक है। चलो, so thank you so much everyone, and with this I'm going to see you in the next session.